स्वागत है आप सभी का लाइफ लेजर स्टडीज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के हिस्ट्री का यूनिट नंबर 4, दैट इज द फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। रिवराइन आइलैंड, वेरी गुड। अब यहाँ पे जो ऊपर वाला कोर्स है इसको क्या बोलेंगे? मिडल वाले, इस वाले पार्ट, लास्ट वाले पार्ट। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद मैंने आप लोगों को समझाया था ये एस्चुरीज एंड ठीक है। एग्जांपल हमने किसकी ली थी? नर्मदा की। यहाँ से किसकी ली थी? क्या होता है एस्चुरीज? क्या होती है? जहाँ पे फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर इंटरसेक्ट करता है इसको हम बोलते हैं क्या? अगर हम डेल्टा की बात करेंगे जिसमें हमने ब्रह्मपुत्र की एग्जांपल ली है, तो डेल्टा क्या होता है? जब कोई वाटर बॉडी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जब कोई वाटर बॉडी क्या बनाती है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। क्यों बनाती है? क्योंकि यहाँ पे स्लोप कम हो जाता है और यहाँ पे डिपोजिशन ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रिवर्स है वो डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है एंड फाइनली ड्रेन हो जाता है अपनी वाटर बॉडी में, जिस तरह से ब्रह्मपुत्र किसमें ड्रेन हो जाता है? बंगाल में। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? ओके। तो इस वाले यूनिट में हम बात करेंगे कि किस तरह से कॉलोनियलिज्म फॉरेस्ट सोसाइटी को भी इन्फ्लुएंस करती है। इससे पहले वाले यूनिट में हमने क्या देखा है, या 8th वाले यूनिट में अगर आप थोड़ा सा याद करोगे, 8th में एक यूनिट है जिसका नाम है ट्राइबल्स, ड्यूक्स एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि किस तरह से जब ब्रिटिश यहाँ पे आए हैं उन्होंने किसी न किसी तरह से बाय वन और अदर मीन्स उन्होंने ट्राइबल लोगों पे भी अपना इन्फ्लुएंस किया है। उन्होंने ट्राइबल लोगों की भी जिंदगी काफी हद तक मुतासिर की है, क्योंकि ब्रिटिश जो था, जो कॉलोनियल पीपल थे, कॉलोनियलिज्म क्या होता है? बाहर से आने वाले लोग। हाँ, कॉलोनियलिज्म होता है सिंपली जब एक पावरफुल कंट्री अपने बॉर्डर्स को क्रॉस करती है और किसी वीकर नेशन को सब्जुगेट करती है और उसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज, बात आ रही है समझ में, उसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, उसके रिसोर्सेज को ड्रेन करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि इंडिया में कौन सा कॉलोनियलिज्म था? इंडिया में ब्रिटिश का कॉलोनियलिज्म था। ब्रिटिश आ गए थे और इंडिया पे कब्जा किया है। और कॉलोनियल गवर्नमेंट का मेन मकसद जो होता है वो क्या होता है? पैसा। कहीं किसी भी तरीके से वो यहाँ से जो रिसोर्सेज, हिंदुस्तान के यहाँ के रिसोर्सेज को लूटना चाहते थे, यहाँ से पैसा लेना चाहते थे, यहाँ से मतलब कि जो भी हमारे पास है वो सब यहाँ से लूट के ले जाना चाहते थे। अब यहाँ पे क्या है कि ब्रिटिश जो है वो अब सिर्फ शहरों तक, गांवों तक ही नहीं रहा, सिर्फ शहर वालों को ही नहीं लूटते हैं, सिर्फ गांव वालों को ही नहीं लूटते हैं, बल्कि अब वो कहां तक आ गए? फॉरेस्ट सोसाइटी में। फॉरेस्ट सोसाइटी क्या होती है? सिंपली आप लोगों को बताऊंगा कि फॉरेस्ट सोसाइटी ऐसी सोसाइटी होती है, उन लोगों को हम बोलते हैं जो लोग अपने आप को कंप्लीटली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी लाइफ को डिपेंड करते हैं किस पे? फॉरेस्ट पे। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी लाइफ को किस पे डिपेंड करते हैं? फॉरेस्ट पे। तो इस वाले यूनिट में यही डिस्कस करना है कि किस तरह से कॉलोनियलिज्म ने किसको इफेक्ट किया है? फॉरेस्ट सोसाइटी को भी, यानी कि फॉरेस्ट वालों को भी ये बख्शते नहीं है। तो क्या क्या इसमें हमने देखना है? एक तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे देखनी है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? फॉरेस्ट सोसाइटी, पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट, जो ट्राइबल लोग हैं वो किस तरह से अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं, उनकी क्या लाइफस्टाइल है, वो कैसे रहते हैं, उनका कल्चर क्या है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उसके बाद कॉलोनियलिज्म के बारे में, ए कंट्री सब्जुगेटिंग अनदर कंट्री। अगर आप देखोगे मतलब कि कॉलोनियलिज्म क्या है, जो अभी मैंने आप लोगों को बोला था, क्या होता है कि ए कंट्री सब्जुगेटिंग अदर कंट्री पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली। एक कंट्री जो पावरफुल होती है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, इनके पास पैसा भी ज्यादा होता है, मिलिट्री भी ज्यादा होती है, ये क्या करते हैं? ये किसी दूसरे कंट्री को सब्जुगेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। मगर ये जो दूसरी कंट्री होती है ये वीकर होती है रिलेटिवली, ठीक है। इस वाली कंट्री से ये क्या होती है? वीकर होती है। इतना ही नहीं, ये किस तरह से क्या करते हैं? ये पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली इनको सब्जुगेट करते हैं। इन पे कंट्रोल कौन सा होता है? ये पॉलिटिकली भी इनको कंट्रोल करते हैं, इकोनॉमिकली भी इनको कंट्रोल करते हैं, सोशली भी इनको कंट्रोल करते हैं। मैं समझाता हूं कैसे। पॉलिटिकली गवर्नमेंट इनकी होगी, इकोनॉमिकली पैसा, ट्रेड वेड सारा इन्हीं के कंट्रोल में होगा। सोशली आपकी सोसाइटी किस तरह से ऑर्गेनाइज होगी वो भी कौन डिसाइड करेगा?
बात आ रही है समझ में? वो भी ब्रिटिश वाले यानी कि कॉलोनाइजर्स वो भी डिसाइड करेंगे कि आपकी सोसाइटी भी किस तरह से ऑर्गेनाइज होगी, आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, तो इस वाले चैप्टर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं? एक तो डिफॉरेस्टेशन इश्यूज रिलेटेड टू इट, जो आज का सबसे बड़ा इश्यू, जो मेन इश्यू आज हमारा है वो क्या है? डिफॉरेस्टेशन है। और इसके रिलेटेड जितने भी इश्यूज है वो हम बात करेंगे। कौन सा रीजन है डिफॉरेस्टेशन का, और डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से क्या हो जाता है, उसका इंपैक्ट क्या पड़ जाता है, वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कमर्शियल फॉरेस्ट्री क्या होती है, इसकी मीनिंग, इंपैक्ट, प्रोसेस एटसेट्रा, इश्यूज रिलेटेड टू द कमर्शियल फॉरेस्ट्री, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सिटोरिया, बांसतरन, जावा, एग्जाम्पल के तौर पर, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स भी हम लेंगे, एक बास्तर की एग्जाम्पल लेंगे और जावा की एग्जाम्पल लेंगे। जावा एक जगह है, ये कोई चीज नहीं है। जावा एक प्लेस है जो कहां पे, ये एक आइलैंड है। जावा एक आइलैंड है, कहां में? इंडोनेशिया में, ठीक है। इसके रेफरेंस में हम किसको स्टडी करेंगे? कॉलोनियलिज्म को, कि कॉलोनियलिज्म ने किस तरह से ट्राइबल पीपल्स पे भी अपना इन्फ्लुएंस। क्लियर है यहां तक? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाई डिफॉरेस्टेशन और व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, और डिफॉरेस्टेशन होती क्या है, ठीक है। तो क्या होती है? द डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर्ड एज डिफॉरेस्टेशन। जंगलों का गायब हो जाना, छूमंतर नहीं, मतलब कि वो मिस्टर इंडिया की तरह बटन दबा दिया और गायब हो गया, ठीक है। यहां पे मतलब क्या है कि जंगलों का गायब होने के मतलब क्या है कि जब हम रैकलेसली, जब हम यानी कि बिना देखे सोचे समझे पेड़ों को काट देते हैं, अनगिनत पेड़ों को जब हम काटना शुरू कर देते हैं, वो कंडीशन उस वक्त वो हम बोलते हैं कि ये क्या है? डिफॉरेस्टेशन है। और रैकलेस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन। यहां क्या हो जाएगा कि फॉरेस्ट ही गायब हो जाएंगी। मैं आप लोगों को यहाँ पे इस वाले यूनिट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से पहले कभी वो जंगल हुआ करते थे, आज वो खुले मैदान है। पहले कभी वो जंगल हुआ करते थे, आज वहां पे पैडी कल्टीवेशन होती है। पहले वहां पे जंगल हुआ करते थे, आज वहां पे ये मेज की कल्टीवेशन होती है। नॉट ए न्यू फिनोमिना, मगर ये बात याद रखना कि ये जो डिफॉरेस्टेशन है ये कोई नई चीज नहीं है। डिफॉरेस्टेशन आज की कोई फिनोमिना नहीं है, बट ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इट बिकेम मोर सिस्टमैटिक एंड एक्सटेंसिव। अगर आप कॉलोनियल रूल के बारे में बात करोगे, कॉलोनियल रूल के टाइम की बात करोगे, जब यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत करती थी, आप लोगों को पता है उन दिनों में डिफॉरेस्टेशन कैसी करी जाती थी? सिस्टमैटिकली गवर्नमेंट डिफॉरेस्टेशन करती थी। प्लान किए जाते थे कि आज ये जंगल खत्म करने हैं, कल वो जंगल खत्म करने हैं, आज ये यहाँ पे पेड़ काटने, कल वहां पे पेड़ काटने। सिस्टमैटिकली डिफॉरेस्टेशन होती थी। आज तो इलीगली होती है। आज हम इलीगली डिफॉरेस्टेशन करते हैं, मगर तब गवर्नमेंट ही इसमें इन्वॉल्व हुई थी। किसमें? डिफॉरेस्टेशन। सिस्टमैटिकली चीजें होती थी। रीजन क्या था? रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन, कौन कौन सी वजह बन जाती थी डिफॉरेस्टेशन के लिए? लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। देखो कितना बड़ा ये मजाक जैसा मतलब कि समझ के रखा था। लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, फूड ग्रेन्स फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड कंसीडरिंग फॉरेस्ट एज अनप्रोडक्टिव। इनको लगता था जो कॉलोनियल पीपल है, जो अंग्रेज जो खुद को सिविलाइज्ड समझते थे, जो कहते थे कि हम यहाँ पे, हमारे ये व्हाइट मैन इज बर्डन है, हम यहाँ पे आप लोगों को सिविलाइज करने आए, आप अनसिविलाइज्ड है, हम सिविलाइज्ड है। बात आ रही है समझ में? मगर ये देखो किस तरह के वो सिविलाइजर थे। वो कहते थे कि ये जो जंगल है ये अनप्रोडक्टिव है, फजूल है। हमें क्या करना है? जंगलों को काट के डिफॉरेस्टेशन करके, डिफॉरेस्टेशन करने के साथ साथ हमें क्या लगता है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से हम क्या कर रहे हैं? हम लैंड को इंप्रूव कर रहे हैं। जंगलों को साफ करके हमें ऐसा लग रहा है कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे इतने सिविलाइज्ड लोग थे ये, किसके लिए क्या करते थे? वो कहते थे कि यहाँ पे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को निकालेंगे, फूड ग्रेन यहाँ पे जंगलों को काट के वहां पे मक्की लगाएंगे, वहां पे पैडी कल्टीवेशन करेंगे ताकि लोगों को खाना मिलेगा। बात आ रही है समझ में? इनको लग रहा था कि ये जो फॉरेस्ट है ये क्या है? अनप्रोडक्टिव है, फजूल है, इसीलिए जंगलों को साफ कर दो। स्लैपर्स ऑन द ट्रैक्स, रेलवे रोड्स एंड ब्रिटिश नेवी। और दूसरी जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे थी वो किसकी थी? स्लैपर्स की। किसकी? स्लैपर्स पता है क्या होते हैं? इस तरह से रेल का ट्रैक होता है ना? रेल का ट्रैक एक होता है ट्रैक, दूसरा होता है इन ट्रैक की बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बीच में वो होते हैं ना, आज वो आज सीमेंट के होते हैं, आज सीमेंट के होते हैं। तब ये स्लैपर्स किसके लगाए जाते थे? लकड़ी के लगाए जाते थे।
तो इन स्लैपर्स को बनाने के लिए जंगल काट दिए जाते थे। इतना ही नहीं, प्लांटेशन फार्मिंग बाय यूरोपियन प्लांटर्स, प्लांटेशन फार्मिंग की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हुई है। प्लांटेशन फार्मिंग पता है क्या होती है? देखो मैं समझाता हूं, एक होती है सिंपल फार्मिंग, दूसरी होती है प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग क्या होती है? हम लार्ज एरिया ऑफ लैंड लेते हैं। क्या लेते हैं? लार्ज एरिया ऑफ लैंड। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम सिंगल क्रॉप ग्रो करते हैं। क्या करते हैं? सिंगल क्रॉप। इसमें हम क्या करते हैं? सिंगल क्रॉप। इसमें हम सिंगल क्रॉप ग्रो करेंगे। सिर्फ सिंगल क्रॉप ही नहीं, बल्कि जो मॉडर्न टेक्निक्स, इक्विपमेंट, फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड जो भी है, वो सारी चीजें हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये इस तरह से लाइन में लगे हुए होते हैं, अच्छी तरह से इनको मतलब कि ये शो करते हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से। एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड में एक सिंगल क्रॉप प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि टी प्लांटेशन है, रबर प्लांटेशन है, कॉफी प्लांटेशन है। बात आ रही है समझ में? तो जंगलों को काट के यूरोपियन, जो यूरोप से, इंग्लैंड से प्लांटर्स यहाँ पे आते थे, उनको जंगल दिए जाते थे। जंगलों को साफ करो, जंगलों को काटो और वहां पे अपनी प्लांटेशन स्टार्ट करो। टी प्लांटेशन स्टार्ट करो, रबर प्लांटेशन स्टार्ट करो, जो मर्जी वो कर लो। मगर किसके एक्सपेंसेस पे? फॉरेस्ट के एक्सपेंसिव। फॉरेस्ट को पहले काटना है, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद ही हम प्लांटेशन शुरू करेंगे। यहां तक क्लियर है? गुड। 1/6 ऑफ इंडियाज लैंड वाज अंडर कल्टीवेशन। कोता पोर्शन हो 1/6 पोर्शन किसमें था? कल्टीवेशन में था। नाउ दैट फिगर गॉन अप अबाउट हाफ। अभी तक जो 16th सेंचुरी तक, 1600 तक हमने क्या देखा है? 1/6 ऑफ इंडियन लैंड मास वाज अंडर द कल्टीवेशन। मगर अब कितना है? हाफ ऑफ द लैंड इज अंडर द कल्टीवेशन। अब देखो मतलब कि ये कितने टाइम बढ़ गया है कि कहां से ये जमीन कहां से आ गई है? हमने क्या इसको रबड़ की तरह खींचा है? नहीं ना। तो क्या हुआ है? जहां पे फॉरेस्ट थे, फॉरेस्ट को काटा, वहां पे भी कल्टीवेशन शुरू कर देते हैं। बिकॉज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फूड, प्रेजेंट एक्सटेंडेड बाउंड्रीज ऑफ द कल्टीवेशन। पॉपुलेशन बढ़ जाती है, लोग ज्यादा आ गए हैं, जितनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली डिमांड ऑफ फूड बढ़ जाएगी। जब डिमांड ऑफ फूड बढ़ जाएगी तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अपनी बाउंड्रीज को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, यानी कि जंगलों को काटना शुरू कर दिया और वहां पे पैडी कल्टीवेट करना शुरू कर दिया, या कोई और ग्रेन कल्टीवेट करना शुरू कर दिया है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, अगर हम ब्रिटिश पीरियड की बात करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स लाइक जूट, शुगर, व्हीट एंड कॉटन एक्सपेंडेड। ठीक, ब्रिटिश पीरियड में, अब जब ब्रिटिश यहां पे आ जाता है, जो प्रोडक्शन ऑफ जूट है, ये कमर्शियल क्रॉप से, क्या है? कमर्शियल क्रॉप से। जूट है, शुगर है, व्हीट है, कॉटन है। जूट, शुगर, व्हीट एंड कॉटन, याद रखना, ये एक्सपेंड हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि कमर्शियल क्रॉप है, यहां से पैसा मिलेगा। यूरोप में इसकी डिमांड है। यहाँ पे जंगलों को काटो, हमें यहाँ पे क्या करना है? जंगलों को काटो और ये जो कमर्शियल क्रॉप है इनको प्रोड्यूस करो यहाँ पे और यूरोप में भेज दो, और वहां से हमें क्या मिलेंगे? इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इससे मिलता था हमें। इतना ही नहीं, ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन डिमांडेड मोर फूड। जो अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही थी, वहां पे हमें फूड ज्यादा चाहिए होगा, इसीलिए यहाँ पे इन सारी चीजों की मतलब की प्रोडक्शन बढ़ गई है। कॉलोनियल गवर्नमेंट कंसिडर फॉरेस्ट एज अनप्रोडक्टिव एंड फुल ऑफ वाइल्डनेस। ठीक है, कॉलोनियल गवर्नमेंट को लगता था कि ये फॉरेस्ट जो है ये अनप्रोडक्टिव है और क्या है? फुल ऑफ वाइल्डनेस। स्लैपर्स ऑन द ट्रैक्स, रेलवे, रॉयल ब्रिटिश नेवी। तो स्लैपर्स किन के लिए चाहिए होती थी? रेलवे ट्रैक्स के लिए उनको स्लैपर्स चाहिए होती थी, ब्रिटिश वालों को। सिर्फ स्लैपर्स ही नहीं, बल्कि रॉयल ब्रिटिश नेवी के लिए भी इनको लकड़ी चाहिए होती थी, यानी कि जो समुद्री जहाज वो बनाते हैं, जो उनके पास समुद्री शिप जो होते हैं, उनके लिए उनको लकड़ी चाहिए होती थी शिप बनाने के लिए। स्लैपर्स आर वुडन planks led across railway track, they hold the track in position। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये ट्रैक को पोजीशन में होल्ड करते हैं। After 1850s, spread of railway essential for colonial trade and the movement of imperial troops। 1850s के बाद हमने क्या देखा है कि इंडिया में भी ये रेलवे का आगाज हो जाता है। मगर ये जो रेलवे यहाँ पे बनाई जाती है, रेलवे का इन्वेंशन यहाँ पे हो जाता है, जो रेलवे शुरू हो जाती है यहाँ पे, ये ब्रिटिश लोग इंडियंस के कंफर्ट के लिए रेलवे नहीं बनाते, ये हिंदुस्तानियों के कंफर्ट के लिए रेलवे नहीं बनाई जाती है,
बल्कि किसके लिए रेलवे बनाई जाती है, ये इनको अपने यूज के लिए रेलवे बनाई जाती थी। किसके लिए? फॉर द कॉलोनियल ट्रेल एंड द मूवमेंट ऑफ इंपीरियल ट्रूप्स। इंपीरियल ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए, या अपनी ट्रेड को, अपनी तजारत को बढ़ाने के लिए, अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ब्रिटिश ने यहाँ पे रेलवे का आगाज किया है। वुड वाज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज को डेवलप करने के लिए भी हमें वुड चाहिए होता था। वुड वाज यूज्ड एज फ्यूल, वुड को हम फ्यूल भी इस्तेमाल करते थे। एंड ले रेलवे लाइन, और किस लिए वुड चाहिए होता था? रेलवे लाइन्स को बनाने के लिए भी हमें वुड चाहिए होता था, या ब्रिटिश को वुड चाहिए होता था। ईच माइल ऑफ रेलवे ट्रैक रिक्वायर्ड बिटवीन 1760 टू 2000 स्लैपर। जो 1 माइल ऑफ रेलवे है, यहां से मान लीजिए यहां तक जो 1 माइल ऑफ रेलवे है, इसमें जो हमें रेलवे ट्रैक बिछाना है, इस रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए इस रेलवे ट्रैक में कितने, 1 माइल ऑफ रेलवे ट्रैक में कितने स्लैपर्स लगते हैं? तकरीबन 1760 से 2000 स्लैपर्स लगती थे। कितने एरिया में? 1 माइल ऑफ रेलवे में इतने ज्यादा स्लैपर्स लगते थे। तो देखो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेलवे नेटवर्क एक्सपेंडेड। वक्त के चलते चलते रेलवे नेटवर्क बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते हमने क्या देखा है, 1890s में हमने देखा है कि तकरीबन 25,500 किलोमीटर रेलवे थी, और ये कहां पहुंच जाती है? 7,65,000 किलोमीटर इन 1946। अगर हमें 1 माइल ऑफ रेलवे ट्रैक में, रेलवे ट्रैक में हमें 760 टू 2000 स्लैपर्स चाहिए होते हैं, मगर यहाँ पे आप देखो कि रेलवे लाइन कितनी बढ़ जाती है, कितने ज्यादा हम रेलवे लाइनें बना रहे हैं, कितने माइल्स की रेलवे लाइन बन गई है। 1890s में देखो 25,500 किलोमीटर थे, और ये कहां पहुंच जाती है? 7,65,000 किलोमीटर तक ये पहुंच जाती है 1946 में। अब इंटू करो इसको, 7,65,000 को इंटू करो किसके साथ? 2000 के साथ, और देखो कि कितनी ज्यादा लकड़ी हमें चाहिए, कितने ज्यादा स्लैपर्स हमें चाहिए, और उन स्लैपर्स को बनाने के लिए हमें कितने ज्यादा पेड़ काटने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, ड्यू टू दिस देयर वाज ए ह्यूज डिफॉरेस्टेशन। इसके चलते जो ये इतनी ज्यादा लकड़ी चाहिए होती थी हमें इन स्लैपर्स को बनाने के लिए, अब रेलवे नेटवर्क एक्सपेंड हो रही है, स्लैपर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, तो इसके चलते क्या हो जाता है कि बहुत उम्दा लेवल पे, बहुत बड़ी लेवल पे डिफॉरेस्टेशन देखने को मिलती है। एग्जांपल, Madras presidency alone about 25,000 trees were being cut annually। सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी में ही कितने प्रेसिडेंसी से? बम्बई, कोलकाता एंड मद्रास। They were the 3 presidencies, बम्बई, मद्रास एंड कोलकाता। और अगर हम सिर्फ मद्रास की ही बात करेंगे, सिर्फ मद्रास में तकरीबन एनुअली 25,000 पेड़ काट दिए जाते थे रेलवे और शिप्स बनाने के लिए। रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स इन एक्सेलरेटिंग द प्रॉब्लम। और इतना ही नहीं, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उनका भी बहुत बड़ा रोल है, जिसने ये प्रॉब्लम को एक्सेलरेट किया है, इस प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा दिया है। कौन सी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ब्रिटिश रॉयल नेवी आल्सो क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। अब सिर्फ रेलवे वाले ही नहीं, अब सिर्फ रेलवे के लिए इनको लकड़ी नहीं चाहिए होती है, अब सिर्फ रेलवे बनाने के लिए ये पेड़ नहीं काटते हैं, बल्कि यहाँ पे और एक बड़ी प्रॉब्लम है। जो ब्रिटिश रॉयल नेवी है, जो समुद्री जहाज वो बनाते हैं, उसने भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम डिफॉरेस्टेशन के लिए यहाँ कर दी है। उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हिंदुस्तान में हो जाती है। कैसे हो जाती है? बाय अर्ली 19th सेंचुरी ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वेयर डिसअपीयरिंग। जब हमें समुद्री जहाज बनाने होते हैं, उनके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ वुड की जरूरत होती है, कि ऐसा वुड होना चाहिए कि जो पानी में खराब ना हो, जो लॉन्ग लास्टिंग हो, ठीक है। तो इसके लिए जो इंग्लैंड में जो पेड़ लगते थे उसको बोलते थे ओक ट्री, उसका नाम था। इंग्लैंड में थे ये, मगर शिप बनाते बनाते इन्होंने क्या किया है, जो इंग्लैंड में ओक फॉरेस्ट है वो डिसअपीयर हो रहा था, गायब हो रहा था। इतनी ज्यादा यहाँ पे भी उन्होंने डिफॉरेस्टेशन करी है इंग्लैंड में भी, कि फॉरेस्ट ही गायब होने लग गया है। इन्होंने क्या किया है, जब यहाँ पे इंग्लैंड में इनको अपने फॉरेस्ट खत्म हो गए, अपने ओक फॉरेस्ट खत्म हो जाता है, तो फिर ये क्या करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ टिम्बर सप्लाई फॉर रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन फॉर बिल्डिंग शिप, और इस तरह से प्रॉब्लम बढ़ जाती है।
अब तो इंग्लैंड में ओक फॉरेस्ट खत्म हो जाता है। अब इंग्लैंड में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि ओक फॉरेस्ट अगर खत्म हो गया, अगर अगर हमें अब यहां से लकड़ी नहीं मिलेगी नेवी बनाने के लिए, जहाज बनाने के लिए, तो हम कहां से लकड़ी लाएंगे, कहां से हम पेड़ काटेंगे इस नेवी को बनाने के लिए? क्योंकि उस वक्त जो सारा कारोबार था, जो कंट्रीज के बीच में जो कारोबार होता था एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जो जाया करते थे, उस वक्त एयरवेज कोई डेवलप नहीं थी, उस वक्त समंदरी ही सारे ट्रेड होता था। तो माना जाता था कि जिसके पास जितने शिप्स है, जिसके पास जितने समंदरी जहाज है, उसका उतना ज्यादा पावर है, वो उसको इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस मिलता था, वो इतना ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे भी ब्रिटिश नेवी को ये प्रॉब्लम देखने को मिली है, क्योंकि ओकवुड तो खत्म हो गया है, अब कहां से ये जहाज बनाएंगे? तो इन्होंने क्या किया है, सो सर्च पार्टीज वर सेंट टू इंडिया, सर्च पार्टीज को इंडिया भेजा जाता है, क्योंकि इंडिया तो ऑलरेडी ब्रिटिश की कॉलोनी थी, तो एक्सप्लोर रिसोर्सेज इन इंडिया, देन वास्ट क्वांटिटी ऑफ टिम्बर वर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। तो क्या हो जाता है यहाँ पे कि जब इंग्लैंड का अपना ओक फॉरेस्ट खत्म हो जाता है, तो वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो जाते हैं, इंग्लैंड वाले बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो जाते हैं कि अपना फॉरेस्ट तो खत्म हो गया है, अब हम किस तरह से जहाज बनाएंगे, समुद्री जहाज किस तरह से बनाएंगे? तो एक सर्च पार्टी बनाई गई कि इनका काम दिया गया कि आप लोग इंडिया जाओ, इंडिया के फॉरेस्ट में छानबीन करो, देखो कि कोई पेड़ ऐसा है, कोई फॉरेस्ट में कुछ पेड़ ऐसे है जो हमारे काम आए, किसमें? ब्रिटिश रॉयल नेवी में जो काम आए। तो इन्होंने देखा कि इंडिया में बहुत सारे जंगल ऐसे हैं जहां पे बहुत उम्दा किस्म की लकड़ी पाई जा सकती है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बहुत सारी लार्ज क्वांटिटी ऑफ टिम्बर सप्लाई किया है इंडिया से इंग्लैंड। दिस लेड टू द ह्यूज डिफॉरेस्टेशन, और इसके चलते भी डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। पहला रीजन रेलवे के लिए स्लैपर्स बनाने हैं, दूसरा रीजन रॉयल ब्रिटिश नेवी के लिए लकड़ी चाहिए जो जिससे वो अपने शिप्स बना सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कौन सी है, वो है प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग मैंने आप लोगों को समझाई क्या होती है, व्हाट इज प्लांटेशन फार्मिंग, हाउ इट लेड टू द डिफॉरेस्टेशन। इट इज अ फॉर्म ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, ये कमर्शियल फार्मिंग होती है जो मैंने पहले ही बोला है, इन विच क्रॉप्स इज कल्टीवेटेड ऑन लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड फॉर प्रॉफिट। बहुत सारे एरिया पे बहुत सारा एरिया लिया जाता है, इसमें एक क्रॉप लगाया जाता है, सिंगल क्रॉपिंग करी जाती है, और पर्पस ये होता है कि यहाँ से हमें प्रॉफिट मिले, ये हम फिर अपने मुल्क में या दूसरे मुल्क में बेचें और यहाँ से हमें प्रॉफिट मिले। ठीक है, लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट क्लियर टू कल्टीवेट क्रॉप सच एज टी, कॉफी एंड रबर। क्या होता है कि बहुत सारा एरिया ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाता है, जंगलों को काट दिया जाता है और वहां पे कल्टीवेशन शुरू कर दी जाती है। किस चीज की कल्टीवेशन शुरू कर दी जाती है, चाहे टी है, कॉफी है, रबर है, इनकी ही क्यों? टू मीट द यूरोपियन ग्रोइंग नीड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड डिमांड। वहां पे अगर आप देखोगे इन चीजों की ही कल्टीवेशन क्यों होती थी, क्योंकि ये डिमांड में बहुत ज्यादा थे। लार्ज एरिया ऑफ लैंड वाज क्लियर्ड बाय यूरोपियन प्लांटर, और यूरोपियन प्लांटर्स को ये लैंड दी जाती है, बहुत सारा एरिया ये क्लियर कर देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी इनवाइटेड मोस्ट ऑफ द यूरोपियन प्लांटर एंड sold the land at a cheaper rate to grow plantation crops। तो क्या हो जाता है यहाँ पे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे होती है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही होती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले यहाँ पे क्या करते हैं, वो जो यूरोप में, इंग्लैंड में जो ट्रेडर्स होते हैं उनको इनवाइट करते हैं हिंदुस्तान में, और यहाँ पे सस्ते दामों में उनको जमीन दी जाती है। ठीक है, सस्ते दामों में उनको जमीन दी जाती है और उनको बोला जाता है कि आप यहाँ पे प्लांटेशन शुरू कर दो, यहाँ पे क्रॉप्स ग्रोन करो, यहाँ पे क्रॉप्स प्रोड्यूस करो, और उनको कहाँ भेजो, यूरोप में भेजो, इंग्लैंड में भेजो, इनका भी फायदा हमारे भी फायदा। मगर ये जमीनें दी किनको जाती थी, ये जमीनें दी जाती थी यूरोपियन को। इंग्लैंड से जो लोग आते थे उनको दी जाती थी, उनको स्पेशल कंसेशन में जमीनें दी जाती थी। कौन सी जमीनें दी जाती थी? फॉरेस्ट को क्लियर करके, जंगलों को क्लियर करके, जंगलों को साफ करके वहां पे जो जमीनें निकलती थी, वहां से जो जमीनें निकलती थी वो जमीनें इन यूरोपियन प्लांटर्स को दी जाती थी। What is commercial forestry? Why commercial forestry? How commercial forestry was introduced in India? ये तीन चीजें हैं। पहले what is commercial forestry? Commercial forestry क्या है? Why commercial forestry? Commercial forestry क्यों करी गई है? How commercial forestry introduced in India? किस तरह से commercial forestry introduce की जाती है इंडिया में, ये इस वाले टॉपिक में हम देखेंगे। Plantation for the point of earning monetary benefit। Commercial forestry क्या होती है? जब हम प्लांटेशन करते हैं, जहन में ये चीज होती है कि ये प्लांटेशन हम करेंगे, यहां से हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा, पैसा मिलेगा।
जब हम कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं, किसी चीज की कल्टीवेशन करते हैं, सिर्फ इसलिए ये हमें अपने लिए नहीं होता है, ये हम खुद खाने के लिए नहीं होता है। जिस तरह हमारे घर में जो हम चीजें बनाते हैं खुद खाने के लिए, सब्जियां बनाते हैं खुद के खाने के लिए, ये इस तरह नहीं है, बल्कि हम बनाते हैं किसके लिए? अपने लिए नहीं, दूसरों को बेचने के लिए, वहां से हमें प्रॉफिट मिलेगा। जब हम इस तरह की फार्मिंग करेंगे उसको हम बोलेंगे कमर्शियल फार्मिंग। ब्रिटिश नीडेड timber for Royal Navy and expansion of railway, but they worried about the use of forest by locals। मगर इतना ही नहीं, यहाँ पे क्या हो जाता है कि ब्रिटिश को चाहिए है, इनको लकड़ी किसके लिए चाहिए? 3 चीजों के लिए। कौन कौन सा है? एक है स्लैपर्स के लिए, रॉयल नेवी के लिए, तीसरा प्लांटेशन के लिए। ये 3 चीजें हैं। मगर यहाँ पे ब्रिटिश जो है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि भाई ये जो जंगल है यहाँ से हमें लकड़ी निकालनी है, यहाँ से हमें जो लकड़ी निकालनी है उससे हमें स्लैपर्स बनाने हैं, उसे हमें जहाज बनाने हैं। मगर इंडिया ने जो है ये यहाँ पे कुछ मैस करते हैं, ये जंगलों में जाते हैं, यहाँ से एक कीमती लकड़ी लेके आते हैं और घर में एज ए फ्यूल इसका इस्तेमाल करते हैं, मकान बनाने में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये कॉलोनाइजर्स है, इनका काम ये है, लूटना तो इनका काम है। तो इनके जहन में ये प्रॉब्लम आ गई, ये खरापात उनके जहन में आ गई है कि इंडियन को किसी भी तरह से हमें रोकना है, हिंदुस्तान के फॉरेस्ट्स को ही वो यूज ना करें। यानी कि फॉरेस्ट्स हमारे हैं, वो इंग्लैंड से आ गए हैं, अंग्रेज है, यूरोप से आ गए हैं, वो हमें रोकेंगे हमें अपने फॉरेस्ट्स को यूज करने से। तो किस तरह से ये रोका जाता है वो सारी चीजें हम देखेंगे। दे थॉट दैट दे माइट डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट। इन दिस रिगार्ड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ब्रिटिश इनवाइटेड डाइटरीज बैंडिस ए जर्मन एक्सपर्ट इन द फॉरेस्ट्री। याद रखना, आगे एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो क्या नाम है इसका? डाइटरीज ब्रैंडिस। ये क्या होता है? एक जर्मन एक्सपोर्ट होता है फॉरेस्ट में। ठीक, हिंदुस्तानियों को फिर से समझाता हूं, हिंदुस्तानियों को जंगलों से दूर रखने के लिए कोई साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इनको यहाँ पे नहीं करनी है, कोई इनको फॉरेस्ट प्लानिंग नहीं करनी है, कोई फॉरेस्ट कंजर्वेशन नहीं करनी है, बल्कि मकसद सिर्फ ये होता है कि किस तरह से हम हिंदुस्तानियों को फॉरेस्ट से दूर रखेंगे। तो ये एक एक्सपोर्ट को बुलाते हैं जिसका नाम होता है डाइटरीज ब्रैंडिस। डाइटरीज ब्रैंडिस इसका नाम होता है, जो एक जर्मन एक्सपोर्ट होता है। इसको बुलाया जाता है कि किस तरह से हिंदुस्तानियों को जंगलों से दूर भगाया जा सकता है, और उसका नाम इन्होंने दिया है कि ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है, वो भी आगे देखेंगे। He was made the first इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। ये चीज याद रखना कि डाइटरीज ब्रैंडिस जो है, डाइटरीज ब्रैंडिस को इंडिया का पहला जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया बनाया जाता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया बनाया जाता है। डाइटरीज ब्रैंडिस एंड हिज कंट्रीब्यूशन। और ये डाइटरीज ब्रैंडिस जब इंडिया आ जाता है, जब इसको इनवाइट किया जाता है, जो एक जर्मन एक्सपोर्ट होता है फॉरेस्ट में, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है वो हम बात करेंगे। व्हाट डिड डाइटरीज ब्रैंडिस डू? और ये डाइटरीज ब्रैंडिस क्या करते हैं यहाँ पे, ये जानने की कोशिश करेंगे। ही बिलीव्ड इन द साइंस ऑफ कंजर्वेशन। डाइटरीज ब्रैंडिस जो है ये किसमें बिलीव करता था? साइंस ऑफ कंजर्वेशन में। ठीक है, ये किसमें बिलीव करता था? साइंस ऑफ कंजर्वेशन में। आगे हम देखेंगे कि इसका ये साइंस ऑफ कंजर्वेशन क्या था। इट शुड बी बैक्ड बाय लीगल सैंक्शन। इसका मानना था कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए हमें क्या करना है, हमें साइंस ऑफ कंजर्वेशन अडॉप्ट करनी है। साइंस ऑफ कंजर्वेशन हम करेंगे, ये क्या होना चाहिए? लीगल सैंक्शन इस पे होने चाहिए। यानी कि अगर हम कोई चीज बोलेंगे इसमें, फिर जो इसके वायलेटर्स होंगे उनको सजा मिलनी चाहिए। देखो साइंस ऑफ कंजर्वेशन क्या है? टिम्बर प्रोडक्शन थ्रू कंजर्वेशन। हम टिम्बर प्रोडक्शन करेंगे मगर किस तरह से? कंजर्वेशन मेजर से। कंजर्वेशन मैंने आप लोगों को बोला है क्या कंजर्वेशन मेजर से? फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड ग्रेजिंग बाय द ट्राइबल्स टू बी रिस्ट्रिक्टेड। अब इनके लिए साइंस ऑफ कंजर्वेशन कौन सी चीज थी कि ये जो ट्राइबल लोग जंगलों को ये पेड़ काटते हैं अपना घर बनाने के लिए, वो थोड़ी कोई इसका कारोबार करते थे, अपना घर बनाने के लिए या एज ए फ्यूल इसका इस्तेमाल करते थे। और क्या करते थे? वो जंगलों में अपने जो कैटल्स है, जो इनकी भेड़ बकरियां हैं, उनको चराते थे। और साइंस ऑफ कंजर्वेशन में इन्होंने क्या बोला है कि साइंस ऑफ कंजर्वेशन ये है कि हमें इन ट्राइबल्स को रोकना है फॉरेस्ट काटने से, जंगल काटने से और ग्रेजिंग करने से, अपने भेड़ बकरियों को चराने से, कि उनको बैन करेंगे कि वो अब जंगल में नहीं जाएंगे, कोई पेड़ नहीं काटेंगे, अपनी भेड़ बकरियों को जंगल में नहीं चरवाएंगे। लीगल सैंक्शन इस पे होनी चाहिए। रूल्स अबाउट द यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड पनिशमेंट टू दोज हु वायलेट देम। तो क्या होना चाहिए? रूल लीगल सैंक्शन में क्या होगा कि हम रूल्स बनाएंगे कि फॉरेस्ट को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, जो उनको वायलेट करेगा उसको सजा दी जाएगी, उसको सजा मिलेगी। इन दिस रिगार्ड
ब्रांडिस सेटअप इंडियन फॉरेस्ट्री सर्विस इन 1864। ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी चीज है। इसके चलते जो डाइट्रिच ब्रांडिस है इंडियन फॉरेस्ट्री सर्विस एस्टैब्लिश की है, जिस तरह IAS है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इस तरह से IFS है इंडियन फॉरेस्ट्री सर्विस है। एंड हेल्प फॉर्मुलेट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865, जो पहला फॉरेस्ट एक्ट बन जाता है, इसमें ये हेल्प करता है कॉलोनियल गवर्नमेंट को कि वो किस तरह से इस एक्ट को बनाएंगे। जिस बात अमेंडेड ट्वाइस, इसको 2 बार अमेंड किया जाता है, कब कब 1878 और 1927 में। ही सेटअप इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन एट देहरादून। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, सॉरी 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। इसने क्या किया है, पहला इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इसने यहाँ पे सेटअप किया है कब 1864 में। दूसरा जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865 है, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है डाइट्रिच ब्रांडिस का। इतना ही नहीं, उसके बाद उसने इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया है, कहां पे, देहरादून में, कब 1906 में। In this institution scientific forestry was taught, और इस इंस्टीट्यूशन में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री पढ़ाई जाती थी। ये जो फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया है, इस फॉरेस्ट एक्ट को अमेंड किया जाता है 1878 में, और इंडिया के फॉरेस्ट को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। किस किस कैटेगरी में? एक होता है रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। अब देखो मतलब कि किस तरह से इन्होंने गेम खेली है हिंदुस्तानियों के साथ। रिजर्व फॉरेस्ट क्या है? बेस्ट फॉरेस्ट, जिसमें सबसे उम्दा किस्म के पेड़ है, जिसमें बेस्ट पेड़ है जो हमें रेलवे बनाने में काम आएंगे, जो ब्रिटिश को रेलवे बनाने में काम आएंगे, जो ब्रिटिश को ये क्या कहते हैं इसको शिप्स बनाने में काम आएंगे। जो बेस्ट किस्म की, जो उम्दा किस्म का फॉरेस्ट था, उसको रिजर्व करा गया है। और इस रिजर्व फॉरेस्ट में क्या था? विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दिस फॉरेस्ट इवन फॉर देयर ओन यूज। विलेजर्स को वहां जाने की कोई इजाजत नहीं, यानी कि एक पत्ता भी आप वहां से नहीं ला सकते हैं। जिन विलेजर्स का जो इस फॉरेस्ट को अपना घर समझते थे, अपना परिवार समझते थे, अपना सब कुछ समझते थे, अपना मजहब भी उन्होंने इसी फॉरेस्ट को समझ के रखा था। अब इन फॉरेस्ट्स में क्या हो जाता है, अब ये कॉलोनियल वाले क्या कहते हैं कि जिस फॉरेस्ट को आप लोगों ने अपना मजहब बनाया है, उस फॉरेस्ट से अब आप वहां उस फॉरेस्ट में अब आप जा ही नहीं पाओगे। उस फॉरेस्ट में आप लोगों को जाने की कोई इजाजत ही नहीं है, और उस फॉरेस्ट से आप कोई भी चीज नहीं ला सकते हो। बेचना तो दूर की बात है, खुद के इस्तेमाल के लिए भी कोई चीज वहां से आप नहीं ला सकते हो। उसके बाद प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है? अब थोड़ा सा मतलब कि जहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेड़ नहीं हुआ करते थे, इसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता था, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में लाया गया है। बट इन केस ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, परमिशन इज ग्रांटेड ऑन ए पर्टिकुलर इश्यूज। एग्जांपल, वुड कुड बी कलेक्टेड फॉर फ्यूल एंड हाउस बिल्डिंग। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से हम ये सारी चीजें ला सकते हैं, लकड़ी ला सकते हैं जलाने के लिए, मकान बनाने के लिए लकड़ी ला सकते हैं। वो भी कब? हमें पहले एक स्पेशल परमिशन ग्रांट करनी होती थी, स्पेशल परमिशन लानी पड़ती थी। उसके बाद विलेज फॉरेस्ट जो किसी काम के नहीं है, उसको खुला ही छोड़ दिया, जो मर्जी उसके साथ आप लोग करें। तो इतना समझ आ गया? यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। स्वागत है आप सभी का लाइफ लेजर स्टडीज में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के हिस्ट्री का यूनिट नंबर 4, दैट इज फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। इसको हमने अच्छी खासी डिस्कशन करी है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म को लेके। और लास्ट वीडियो में अगर आप लोगों को याद होगा कि हमने क्या पढ़ा था, कि हमने देखा था कि किस तरह से साइंटिफिक फॉरेस्ट्री यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी जाती है। एंड हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इन इंडिया? हाँ, डाइट्रिच ब्रांडिस उसका नाम है, जो एक जर्मन एक्सपर्ट था किसके लिए? फॉरेस्ट्री में। ठीक है, फॉरेस्ट्रीज इन इंडिया हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरी थी? हाँ, एंड विलेज फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट। मकसद क्या था? जो इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है फॉर द ब्रिटिश पर्सपेक्टिव, जो इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है फ्रॉम द ब्रिटिश पर्सपेक्टिव, किसके लिए? रेलवे के लिए, शिप्स बनाने के लिए। उन फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में रखा गया है, सॉरी रिजर्व फॉरेस्ट में रखा गया है। और वहां पे सिर्फ किनको इजाजत है? सिर्फ कॉलोनियल गवर्नमेंट को इजाजत है, लोकल को वहां पे कोई इजाजत नहीं है। इस तरह से यहाँ तक हमारी डिस्कशन पहुंच गई थी, राइट? यही तक हमने देखा था। तो आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डाइट्रिच ब्रांडिस, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। किसके आइडियाज पे? कहां पे इंट्रोड्यूस करी गई? क्या इंट्रोड्यूस किया गया? क्लियर है? उसके बाद व्हाट इज साइंटिफिक फॉरेस्ट, थोड़ा इस पे भी देखेंगे कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है क्या।
नेचुरल फॉरेस्ट, नेचुरल फॉरेस्ट क्या होते हैं कि जिस तरह फॉरेस्ट है इसमें कोई पेड़ छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई टेढ़ा होगा, कोई सीधा होगा, कोई पतला होगा, कोई मोटा होगा, कोई एक किस्म का पेड़ होगा, कोई दूसरे किस्म का पेड़ होगा, उसको बोलते हैं नेचुरल फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं? नेचुरल फॉरेस्ट। लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज वेयर कट डाउन। नेचुरल फॉरेस्ट में क्या किया गया है? बहुत सारे ट्रीज को काट दिया जाता है, मगर किन ट्रीज को काट दिया? जो अनवांटेड ट्रीज होते हैं उनको काट दिया जाता है। नाउ इन देयर प्लेस वन टाइप ऑफ ट्री वाज प्लांटेड इन स्ट्रेट रो। उनकी जगह पे जो नेचुरल फॉरेस्ट है, यहां पे मान लीजिए कि ये नेचुरल फॉरेस्ट है, यहां पे जो पेड़ है इनको क्या किया गया? काट दिया गया। अब एक ही टाइप ऑफ पेड़ यहां पे लगाए गए रो में, कतार में। बात आ रही है समझ में? कतार में इनको लगाया जाता है। दिस इज कॉल्ड द प्लांटेशन। इसको प्लांटेशन बोलते हैं, जो मैंने आप लोगों को समझाया है। कौन कौन सी प्लांटेशन उन्होंने यहाँ पे करी है हिंदुस्तान में? टीक और साल ट्री की। बात आ रही है समझ में? फॉरेस्ट ऑफिशियल सर्वेड द फॉरेस्ट, मेड वर्किंग प्लान फॉर द फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फॉरेस्ट ऑफिशियल जो है उन्होंने फॉरेस्ट का सर्वे करना शुरू कर दिया है। मगर किस तरह का सर्वे? हमारे पास कितना फॉरेस्ट एरिया है, कौन सा पेड़ कहां पे पाया जाता है, साल ट्री कहां पे पाया जाता है, टीक वुड कहां पे पाया जाता है। बात आ रही है समझ में? जो इंपॉर्टेंट ट्रीज है ब्रिटिश के पर्सपेक्टिव से, वो सारे ट्रीज कहां पे पाए जाते हैं, ताकि उस फॉरेस्ट को हम रिजर्व फॉरेस्ट रखेंगे। बात आ रही है समझ में? इतना ही नहीं, मेड वर्किंग प्लान फॉर द फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और इन्होंने वर्किंग प्लान शुरू कर दिए है कि किस तरह से हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। दे प्लान्ड, और क्या किया है? दे प्लान्ड हाउ मच ऑफ प्लांटेशन एरिया टू कट एवरी ईयर। उन्होंने प्लान किया है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने प्लान करना शुरू कर दिया है कि एक साल में हमें कितना फॉरेस्ट एरिया काटना है, एक साल में हमें कितने ट्रीज काटने हैं। द एरिया कट वॉज देन टू बी रिप्लांटेड, और जो एरिया कट किया जाता था, जिस एरिया में हम प्लांट्स काटते थे, फिर हम वहां पे नए प्लांट्स भी लगाते थे। मगर किस तरह से? स्ट्रेट रो में एक ही टाइप ऑफ प्लांट लगाते थे, एक साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जिसको ये कहते हैं, सो दैट इट वुड बी रेडी टू बी कट अगेन आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम। ताकि अगर हम एक पेड़ काटेंगे, वहां पे नए पेड़ लगाएंगे, तो विद इन ए पीरियड ऑफ टाइम 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल के बाद ये पेड़ फिर तैयार हो जाएंगे, इनको फिर से काटा जा सकता है, फिर वहां पे नए पेड़ लगा लेंगे। बात आ रही है समझ में? हाउ वेयर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। अब जो ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री आ गई, नए लॉ बन गए हैं, नया सिस्टम डिवाइस हो गया है, मगर इफेक्टिव तो हम ही होंगे ना। यूनिट का नाम क्या है? फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। यहाँ पे हम देखेंगे ना कि कॉलोनियलिज्म ने, जो कॉलोनियलिस्ट गवर्नमेंट ने जो सारी चीजें यहाँ पे करी, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो सारी चीजें यहाँ पे करी है, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री लगाई है। अब इसके रिलेशन हम देखेंगे ट्राइबल पीपल के साथ। ट्राइबल पीपल की लाइफ किस तरह से चेंज हो जाती है, क्लियर है? हाँ, देखो क्या हो जाता है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग व्हाट ए गुड फॉरेस्ट लुक लाइक, ठीक, फॉर विलेज। यानी कि हर किसी के लिए अलग अलग है। मेरे लिए फॉरेस्ट किस तरह से होना चाहिए, मेरा अपना अलग पर्सपेक्टिव है। आपके लिए फॉरेस्ट कैसा होना चाहिए, आपका अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। बात आ रही है समझ में? अब देखो यहाँ पे क्या है, विलेजर्स के लिए क्या है? वांटेड ए फॉरेस्ट विद अ मिक्स ऑफ स्पीशीज टू सैटिस्फाई डिफरेंट नीड्स लाइक फूड, फोडर, लीव, फ्यूल एटसेट्रा। ये फॉरेस्ट को ऐसे चाहते थे, ये कहते थे कि जो नेचुरल सिलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट है ना, वो ऐसा ही रहना चाहिए। हमें पेड़ों को नहीं काटना, फिर एक ही टाइप ऑफ प्लांट लगा लेंगे, ठीक, क्योंकि हमें फॉरेस्ट से बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी। क्या चाहिए होंगी? वहां फूड चाहिए होगा, फोडर चाहिए होगा, लीव चाहिए होंगे, फ्यूल चाहिए होंगे। फोडर पता है क्या होता है? एक होता है, देखो, फूड होता है मेवा हमने खा लिया, फोडर होता है जो बचता है गाय वगैरह खाएगी, घास वगैरह। बात आ रही है समझ में? हाँ, लीव्स हमें चाहिए होंगे, किसके लिए? हम जलाएंगे, कोयला बनाएंगे, या बाकी जो सारी चीजें, वहां से हमने लकड़ी लानी है जलाने के लिए। तो हर टाइप ऑफ प्लांट यहाँ पे होना चाहिए। विलेजर्स का मानना है उनके लिए फॉरेस्ट कैसा होना चाहिए था कि फॉरेस्ट नेचुरल सिलेक्शन फॉरेस्ट होना चाहिए, जिस तरह के पेड़ उगते उगने दो, ताकि वहां से हमें क्या मिलेगा? फूड भी मिलेगा, फोडर भी मिलेगा, लीव्स भी मिलेंगे, ये फ्यूल भी मिलेंगे, मेडिसिनल प्लांट्स भी मिलेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हमें वहां पे मिलेंगी। अगर एक ही टाइप ऑफ प्लांट होगा तो एक ही चीज मिलेगी। बात आ रही है समझ में? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए कैसा है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या चाहती थी कि ये फॉरेस्ट कैसा होना चाहिए था? वांटेड ए फॉरेस्ट सुटेबल फॉर शिप बिल्डिंग। उनके लिए तो बस एक ही चीज है, या तो शिप बिल्डिंग है या तो रेलवे है। ये फॉरेस्ट में सिर्फ वही पेड़ चाहते हैं जो किसमें काम आए? हाँ, शिप्स और रेलवे बनाने में। नीडेड ट्रीज विद हार्डवुड, टाल एंड स्ट्रेट। उनको चाहिए थे वो सारे पेड़ जो क्या होंगे? हार्डवुड होंगे, टाल होंगे, स्ट्रेट होंगे। एग्जाम्पल टेक एंड
बात आ रही है समझ में? तो हर कोई अपने अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा है। विलेजर्स फॉरेस्ट ऐसा चाहते हैं जो विलेजर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसे फॉरेस्ट चाहते हैं जो कॉलोनियल गवर्नमेंट की नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे। डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन फॉरेस्ट एरिया। अब लोग किस तरह से डिपेंड थे, किस पे? फॉरेस्ट एरिया पे। देखते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एज फूड, fruit and tubers, herbs as medicine, wood for agricultural implements like york, plug, etc. Bamboo is used for fences, baskets, etc. ये सारी चीजें जंगल से ही निकालती थी। चाहे इन्होंने कोई चीज बनानी थी, बास्केट्स वगैरह बनाने थे, या जमीन खोदनी थी, आला वगैरह बनाना था, या इनको मकान बनाना होता है, इनको खाना चाहिए होता है, इनको मेडिसिनल हर्ब चाहिए होते हैं, मेडिसिनल प्लांट चाहिए होते हैं, इनको सारी चीजें कहां से मिलती थी? फॉरेस्ट से मिलती थी। दे ऑब्टेन्ड वाटर बॉटल, डिस्पोजेबल प्लेट्स, कप्स, रूफ्स, ऑयल्स एटसेट्रा। ये सारी चीजें भी किससे बनाई जाती थी? फॉरेस्ट प्रोडक्ट से ही ये सारी चीजें बनाई जाती थी। बट द फॉरेस्ट एक्ट मेंट सिवियर हार्डशिप फॉर द विलेजर्स अक्रॉस द कंट्री। मगर जो ये फॉरेस्ट लॉ यहाँ पे आ गया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया गया है, नए लॉ यहाँ पे बन गए हैं, इसने ये लोगों की लाइव्स को, जिंदगी को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। जो सारी चीजें कहां से लाते थे? फॉरेस्ट से। अब क्या हो गया है, एक ही पल में उनको रोक दिया जाता है, कहा जाता है कि अब आप फॉरेस्ट में घुसेंगे नहीं, वहां से आप एक पत्ता भी नहीं ला सकते हैं। बात आ रही है समझ में? Cutting wood, grazing their cattle, collecting fruit, roots, hunting fish became illegal. सारी चीजें इलीगल बन गई है। इनके लिए कटिंग फूड, सॉरी फूड नहीं, हाँ, इनके लिए कटिंग वुड है, ग्रेजिंग देयर कैटल है, ये अपने मवेशियों को चरवाते थे, अपने ये भेड़ बकरियों को ये घास खिला, घास, हाँ, वो घास खाते थे, वहां पे फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, रूट्स को कलेक्ट करते थे, हंट करते थे, फिशिंग करते थे। ये सारी चीजें क्या बन गई? इलीगल बन गई। अब जो सारी चीजें, जो कोई भी इन सारी चीजों में से कोई भी चीज करेगा या सारी चीजें करेगा, उसके लिए क्या है? सजा है, उसके लिए पनिशमेंट है। ड्यूटी दिस पीपल वर forced to steal wood and other items from the forest, and if they were caught they face many problems like bribing forest guards, harassment, women providing free food to the forest guards। अब देखो क्या हो जाता है कि अब अगर इनको रोका जाता है ये सारी चीजें करने के लिए, मगर ये अपनी लाइफ को कंप्लीटली डिपेंड करते हैं किस पे? फॉरेस्ट पे। अब ये मजबूर हो गए हैं इलीगली किस में घुसने के लिए? फॉरेस्ट में घुसने के लिए। अब जब वहां से लकड़ी लाते हैं तो उनको पकड़ा जाता है, और जब पकड़ा जाता है जो फॉरेस्ट ऑफिसर है उनको ब्राइब देना पड़ता है, रिश्वत देनी पड़ती है, जैसे आज होता है। बात आ रही समझ में? इतना ही नहीं, जो फॉरेस्ट वुमेन थी ना, जो उनकी औरतें थी देहातियों की, ये फॉरेस्ट पीपल की जो औरतें थी, उनको खाना बनाना पड़ता था। वो फ्री में खाना देते थे किनको? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को, फॉरेस्ट ऑफिशियल को फ्री में खाना खिलाते थे ताकि हमें यहाँ से लकड़ी लाने की इजाजत दें। बात आ रही है समझ में? हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स इफेक्ट कल्टीवेशन? अब कल्टीवेशन भी इफेक्ट हो जाती है। The major impact of European colonization was on the practice of shifting cultivation। shifting cultivation आप लोगों ने पढ़ी होगी क्या है ना? क्या होती है कि हाँ, एक सीजन में एक यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया कवर क्लियर करते थे, फिर यहाँ पे कल्टीवेट करते थे, फिर इस वाले जमीन को ऐसे ही खुला छोड़ देते थे, दूसरी जमीनों पे जाते थे, वहां पे फॉरेस्ट क्लियर करके वहां पे ये कल्टीवेशन करना शुरू कर देते थे। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट, हाँ 8th में, सॉरी क्लास 8th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो पड़ा है वो प्रैक्टिस ऑफ शिफ्ट कल्टीवेशन पे ही पड़ा है। किस पे पड़ा है? शिफ्ट कल्टीवेशन पे। व्हाट इज शिफ्ट कल्टीवेशन, हाउ इट वाज अफेक्टेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। शिफ्ट कल्टीवेशन क्या है, वो सारी चीजें फिर भी यहाँ पे हम देखेंगे। अ टाइप ऑफ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस इन मनी पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका। नॉइस नहीं करो। कहां पे होती थी? एशिया में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में। ठीक है, मेनली किन के जरिए? ट्राइबल्स ये सारी चीजें करती थी। इट इज आल्सो नोन एज स्वेडिन एग्रीकल्चर। इसका दूसरा नाम है, याद रखना, ठीक है, ये याद रखना, ये नाम ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसका दूसरा नाम क्या है? स्वेडिन एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज कॉल्ड विद डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अलग अलग मुख्तलिफ इलाकों में इसको मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है शिफ्ट कल्टीवेशन को। साउथ ईस्ट एशिया में लैडिंग बोलते हैं, सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा बोलते हैं, अफ्रीका में इसको चितमेनी या तैवी बोलते हैं, श्रीलंका में इसको चीना बोलते हैं। मैनी लोकल नेम्स इन इंडिया। इंडिया में भी बहुत सारे लोकल नेम्स इसके लिए हैं।
हाँ बेटा, हाँ इंडिया में भी बहुत सारे लोकल नेम्स इसके हैं, जैसे कि दाया है, पैंडा है, पोडू है, नवाड़ है, जम है, बावर है, कतंदाद है, कुमारी है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए डिफरेंट नाम इस्तेमाल किए जाते हैं हिंदुस्तान में भी और वर्ल्ड में भी इसको डिफरेंट नामों से भी जाना जाता है। A part of forest is cut। देखो शिफ्ट कल्टीवेशन क्या होती है आप लोगों को पता है, भी समझाया भी है, फिर भी देखो a part of forest is cut, then burned, seeds are sown in the ash after the first monsoon rain, then crops are harvested by October November। मॉनसून में फॉरेस्ट काटे जाते हैं, लकड़ी को जलाया जाता है, एशेस के साथ ये सीड्स मिलाते हैं, फिर उनको पूरे जमीनों में बिखेर देते हैं, सोन करते हैं, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। Such activity is performed for a couple of years on a same plot। couple of years के लिए या एक साल के लिए एक ही प्लॉट में ऐसी एक्टिविटी करी जाती है। Then the plot is often left for 12 to 18 years and new plot is clear for farming, the same activity is repeated। उसके बाद उसको 10, 15, 20 साल के लिए ऐसे ही छोड़ा जाता है जब तक कि वहां पे ये फर्टिलिटी रिगेन हो जाए, फर्टिलिटी एग्जैक्टली वहां पे फिर से फॉरेस्ट बन जाता है, फिर 20-25 साल के बाद फिर से वहां पे कल्टीवेशन करी जा सकती है। ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू है। बात आ रही समझ में? मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स इज ग्रोन ऑन दीज प्लॉट्स। मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स यहाँ पे उगाया जाता है, जैसे कि मिलेट है, मेज है, मिनॉक है, बीन्स है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एक साथ लगाए जाते हैं। हाउ इट वाज अफेक्टेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, किस तरह से इफेक्ट हो गया है। यूरोपियन फॉरेस्टर रिगार्डेड इट एज हार्मफुल। जो यूरोपियन फॉरेस्टर थे उनको लग रहा था कि ये हार्मफुल है, इसलिए इनको बैन करा गया है। लैंड कल्टिवेटेड एवरी फ्यू ईयर्स कुड नॉट ग्रो ट्री फॉर द रेलवे टिम्बर। तो इस तरह से अगर हम फॉरेस्ट को काटेंगे किसके लिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने के लिए, तो टिम्बर हम कहां से लाएंगे जो ब्रिज को यहाँ पे चाहिए होगा। इट वाज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एंड कलेक्ट टैक्स फ्रॉम देम। इतना ही नहीं, इससे क्या हो जाता है कि इनसे टैक्स कलेक्ट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। हाँ, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट एडेड डेंजर ऑफ द फ्लेम स्प्रेडिंग एंड बर्निंग वैल्यूएबल टिम्बर। तो इससे क्या हो जाता है कि जब आप फॉरेस्ट को जलाते हो, जब आप वहां पे लकड़ी जलाते हो, उससे क्या होगा कि चिंगारी कहीं दूर भी जा सकती है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर लग सकता है और जो इंपॉर्टेंट टिम्बर है वो तबाह हो सकता है। बिकॉज ऑफ द above reason गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन द शिफ्ट कल्टीवेशन। इन रीजंस की वजह से गवर्नमेंट ने क्या बैन करी है, याद समझ आया कि कौन कौन से रीजन। हाँ, ये वाला जो यूरोपियन फॉरेस्टर्स है, ये यूरोपियन फॉरेस्टर्स है, इनको लग रहा था कि ये शिफ्ट कल्टीवेशन हार्मफुल है, नुकसानदेह है, क्योंकि इन सारी चीजों की वजह से इनको लग रहा था कि अगर ये लैंड को इस तरह से, अगर ये फॉरेस्ट को इस तरह से काटते ही रहेंगे तो ये हमारे अच्छे पेड़ भी काट देते हैं, कहीं अगर आग लग गई तो अच्छे वाले पेड़ भी खत्म हो जाएंगे। बात आ रही है समझ में? और इनसे हम टैक्स ले ही नहीं पा रहे, इनको हम कहीं पे ढूंढ ही नहीं पा रहे। ये एक साल में यहाँ पे होते, दूसरे साल पता नहीं कहाँ चले गए होते, टैक्स किन से ले। बात आ रही है समझ में? हाँ, इसीलिए इन्होंने कहा कि शिफ्ट कल्टीवेशन को ही हम क्या करेंगे, बैन करेंगे। मेनी कम्युनिटीज वर फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड। बहुत सारी कम्युनिटीज को मजबूरन डिस्प्लेस करा गया है, उनको जंगलों से निकाल दिया जाता है। चेंज देयर ऑक्यूपेशन, उनकी ऑक्यूपेशन चेंज हो जाती है। व्हाइल सम रेजिस्टेड दो लार्ज एंड स्मॉल रिबेलियन बट दे वर सप्रेस्ड। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, जिन्होंने रिबेल करना जिन्होंने रिबेलियन यहाँ पे करनी चाहिए, जिन्होंने बगावत करनी यहाँ पे चाहिए, मगर उनको क्या किया जाता है, रिप्रेस किया जाता है, उस बगावत को भी खत्म कर दिया जाता है और उनको किसके कंट्रोल में लाया जाता है, ब्रिटिश के कंट्रोल में लाया जाता है। हुकुड हंट देखो कितना इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। अब शिकार कौन कर सकता है, जानवरों का शिकार। जंगल में ना, जंगल में जानवरों का शिकार कौन कर सकता है? हम कहेंगे कि सम टोटल में जंगली जानवरों का शिकार कौन करे, किसको इजाजत है? हाँ बिल्कुल, आप सब कर सकते हैं। अब देखो, न्यू फॉरेस्ट लॉ इफेक्टेड द लाइव्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर। जो मतलब पहले ही हमने देखा है, पीपल लिविंग इन और नियर फॉरेस्ट सर्वाइव्ड बाय हंटिंग डियर, पैट्रिज एंड वैरायटी ऑफ स्मॉल एनिमल्स। जो लोग फॉरेस्ट के नजदीक रहते थे ना, वो अपनी लाइफ को कंप्लीटली डिपेंड करते थे फॉरेस्ट पे। जो मैंने पहले ही बोला है कि कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग इनमें से जो हंटर्स हैं, गैदरर्स थे, जो जानवरों का शिकार करके उनका गोश्त भी मार्केट में बेच देते थे, उनकी खाल या बाकी जो उनके रिलेटिव प्रोडक्ट्स है वो कहाँ पे बेच देते थे, मार्केट में, और वहां से अपने लिए जरूरियाती जिंदगी का सामान लाते थे, वो भी इफेक्ट हो जाता है। बट अंडर द न्यू लॉ देयर कस्टमरी प्रैक्टिस वाज प्रोहिबिटेड।
जो इनकी कस्टमरी प्रैक्टिस जो अबू अजदाद से ये प्रैक्टिस करते आए हैं उसको भी रोक दिया जाता है, उसको भी प्रॉफिट किया जाता है। इफ दे कॉट हंटिंग, अगर उनको पकड़ा जाता है क्या करते हुए, शिकार करते हुए, दे वर पनिश्ड फॉर पोचिंग इलीगल एंट्री, उनको बहुत सिवियर पनिशमेंट मिलती थी। क्या मिलती थी? अगर कोई भी शिकार करते करते पकड़ा जाता था उसको सजा मिलती थी। आपको क्या लगता है, सही गलत है? सही है ना। जानवरों को हम वाइल्ड लाइफ को खत्म तो नहीं कर सकते, हमें इकोलॉजिकल बैलेंस भी बनानी है, मगर यहाँ पे क्या होता है, उल्टा हो जाता है। देखो क्या होता है, there were also another side of the hunting, while tribals were deprived of the customary rights of hunting, at the same time hunting of big game became a sport। यहाँ पे क्या हो गया है कि ट्राइबल्स को रोका जाता है, जो उनके जद्दो अजदाद जो प्रैक्टिस कर रहे थे उस प्रैक्टिस से उनको रोका जाता है, मगर एट द सेम टाइम ब्रिटिश के लिए, कोलोनाइजर्स के लिए शिकार करना एक गेम बन गया है, एक सपोर्ट बन गया है, जानवरों को मारना इनके लिए सपोर्ट बन गया है। देखो क्या हो जाता है, हंटिंग ऑफ टाइगर एंड अदर एनिमल्स वाज कल्चरल इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, हंटिंग ऑफ टाइगर या अदर एनिमल्स ये कल्चरल हिंदुस्तान में था, ठीक है, बहुत पुराने जमाने से चलते आ रहा था। बट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड hunting reached to such an extent that various species became almost extinct। कॉलोनियल पीरियड में हंटिंग इस हद तक बढ़ जाती है कि बहुत सारी स्पीशीज खत्म ही हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है। जैसे कि चीता, एस्थेटिक चीता, वो खत्म हो गया क्योंकि इन्होंने उनको ब्रिटिश वालों ने उनको मार दिया है। देखो एग्जांपल भी यहाँ पे लेते हैं, 1875-1925 के बीच में तकरीबन 80,000 टाइगर्स मार दिए जाते हैं, 1,50,000 लेपर्ड्स को मार दिया जाता है फॉर रिवॉर्ड, किसके लिए? इनाम के लिए। मगर ये कौन मार सकते हैं? ब्रिटिश, लोकल नहीं मार सकते। बात आ रही है समझ में? हाँ, किलिंग टाइगर सपोर्टिंग ट्रॉफी, जो जितना ज्यादा टाइगर्स में मारेगा, ये इसके लिए एक ट्रॉफी रखी गई है कि जो ज्यादा टाइगर्स को मारेगा उसको ट्रॉफी मिलेगी। महाराजा सिरगोजा अलोन शॉट 1157 टाइगर, इसने अकेले में कितने टाइगर्स मारे हैं? 1157 टाइगर्स मारे हैं एंड 2000 लेपर्ड्स इसने मारे हैं up to 1957। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जॉर्ज योल किल्ड 400 टाइगर्स, इसने कितने मारे हैं? 400 टाइगर। लेटर एनवायरमेंटलिस्ट्स एंड द कंजर्वेटर्स आर्ग्यूड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ऑल दिस स्पीशीज, न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विस। ठीक है, किस तरह से यहाँ पे न्यू ट्रेड शुरू हो जाता है, नई नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है और नई सर्विसेज यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। कॉलोनियल कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट हैड ए पॉजिटिव इम्पैक्ट, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। आल्सो सम अपॉर्चुनिटीज ओपनड अप इन द ट्रेड। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो फॉरेस्ट पे कब्जा किया है, इसके अपने फायदे भी है। क्या फायदे हैं? एक तो यहाँ पे ये एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, लोगों को रोजगार मिल गया है, ब्रिटिश इनको एम्प्लॉय करता है पेड़ काटने के लिए या लॉग्स को उधर इधर ले जाने के लिए, है ना। और इतना ही नहीं, यहाँ पे इसका ट्रेड भी बढ़ जाता है। मेनी कम्युनिटीज लेफ्ट देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। बहुत सारी कम्युनिटीज ने अपनी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को छोड़ दिया है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के ट्रेड में वो लग जाते हैं। This opportunity was enjoyed across the world. Example, Turukus, people of Brazilian Amazon shifted from the cultivation of manioc to cultivation of the latex from the wild rubber। ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं हो जाता है बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है कि जब ये नई नई अपॉर्चुनिटीज अब ओपन हो गई है, जब फॉरेस्ट का ट्रेड शुरू हो जाता है, तो लोगों ने अपनी जो उनके बाप दादा जो कारोबार करते थे, जो बिजनेस करते थे, उन्होंने वो बिजनेस छोड़ दी और किसके बिजनेस में लग गए? हाँ, फॉरेस्ट के बिजनेस में लग जाते हैं। ग्रेजुअली दे बिकेम सप्लायर्स ऑफ लेटेक्स टू ट्रेडर्स, और वो ग्रेजुअली क्या बन जाते हैं? सप्लायर्स ऑफ लेटेक्स टू ट्रेडर्स। कॉलोनियलिज्म, ट्रेड एंड ट्राइबल इन इंडिया। अब यहाँ पे क्या है? इन इंडिया ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट वाज नॉट न्यू फिनोमेना। हिंदुस्तान में तो ये कोई नई फिनोमेना नहीं थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जंगलों से लकड़ी लाते थे, मार्केट में बेचते थे, वहां से फिर अपने लिए चीजें खरीदते थे, या जंगल में जानवरों को शिकार करते थे, उनकी प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचते थे और वहां पे अपनी जरूरियात जिंदगी का सामान लेके आते थे। तो हम कह सकते हैं कि जो फॉरेस्ट ये फॉरेस्ट के रिलेटेड जो ट्रेड है वो हिंदुस्तान में कोई नई फिनोमेना नहीं थी। फ्रॉम मिडिवल पीरियड आदिवासी यूज्ड टू trade hide, silk gum horn
cocoons, ivory, bamboo spices, fibers, grasses and resin etc. जो बंजारस यहाँ पे है, जो हिंदुस्तान में जो आदिवासी लोग हैं वो फॉरेस्ट से ये सारी चीजें निकालते थे और मार्केट में भेजा करते थे। What happened to this trade during the colonial period? अब इस ट्रेड के साथ क्या हो जाता है? ब्रिटिश came in India, regulations were imposed over trade. ब्रिटिश हिंदुस्तान आ जाता है, उसने इस ट्रेड पे भी रेगुलेशन लगा दी है। ट्रेडिंग राइट्स वर गिवन टू यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स। ट्रेडिंग राइट्स किनको दी जाती है? यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स को दी जाती है। ग्रेजिंग एंड हंटिंग बाय लोकल पीपल आर रिस्ट्रिक्टेड। जो लोकल पीपल है ना उनको ग्रेज करने की इजाजत दी जाती है, ना हंट करने की इजाजत दी जाती है। मनी पास्चरलिस्ट्स एंड नोमैडिक कम्युनिटीज लाइक द कोरावा, Karaj and Yarukla of Madras Presidency lost their livelihood। जो बहुत सारी जो नोमैडिक कम्युनिटीज है या पास्चरलिस्ट्स है, जब इनको ना ये जानवरों को चरने की इजाजत दी जाती है, ना इनको फॉरेस्ट में जाने की इजाजत दी जाती है, ना इनको वहां से कोई चीज लाने की इजाजत दी जाती है, जिसके चलते जो ये इनकी रोजमर्रा जिंदगी है, जो इनके कमाने का जरिया जो था वो भी चला जाता है, वो खत्म हो जाता है। दे वर कॉल्ड ए क्रिमिनल ट्राइब। इनको क्या बोला जाता था? क्रिमिनल ट्राइब। क्या बोला जाता था? किनको क्रिमिनल ट्राइब्स बोला जाता था? ये जो पास्चरलिस्ट्स है या नोमैडिक कम्युनिटीज है, क्योंकि ये एक जगह से एक ही जगह पे नहीं रहते थे। और उन्होंने क्या किया, हमने ये भी पढ़ा है कि अब जब नए लॉ बन गए हैं कि ये फॉरेस्ट में नहीं आ सकते हैं, मगर यहाँ पे क्या हो जाता है कि वो फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक करके फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? हाँ, फोर्स टू वर्क इन स्टीडियम फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशन अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन। और इनको फोर्स कर दिया जाता है, इनको मजबूर कर दिया जाता है कि अब आप लोगों को जंगलों में काम करने की जरूरत नहीं है, हम आप लोगों को जंगलों में काम करने नहीं देंगे, हम आप लोगों को वहां पे पेड़ काटने नहीं देंगे। इसके बरक्स आप क्या करें? आप फैक्ट्रीज में काम करो, माइंस में काम करो, प्लांटेशन में काम करो, वहां पे आप मजदूरी कर लो। मगर एक बात यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, ये इनके लिए तो जाहिरी तौर पर तो ये अच्छी बात है कि अब ये जंगल में आदिवासी की जिंदगी नहीं गुजारेंगे, बल्कि यहाँ शहरों में आके अच्छी लाइफ यहाँ पे गुजार सकते। मगर इनके लिए कोई और काम करना इनको ऐसा लगता था कि ये हमारे इज्जत के खिलाफ, ये हमारी शान के खिलाफ है। जाहिरी तौर पे तो ऐसा लगता है कि जो ट्राइबल लोग हैं इनको काम मिला है, इनको नौकरी मिलेगी, अच्छी बात है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये बिल्कुल भी खुश नहीं होते इन सारी चीजों के साथ। क्या हो जाता है? Work did not always mean improved well-being for the people। काम का मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों को काम दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ये काम आप लोगों की जिंदगी में सुधार लाएगा, ये जरूरी नहीं है। बल्कि क्या होता है, देयर वेजेस वर लो, तनख्वाह बहुत कम थी। फिर से वही वाली बात, जो हम पहले यूनिट से ही पढ़ते आए हैं कि क्या हमारे जो गरीब होते हैं ना, वो उनके हमेशा उनके साथ कुछ ना कुछ गलत होता है। बाय वन और अदर मीन्स उनके साथ हमेशा गलत होता है। देयर वेजेस वर लो, तनख्वाह कम थी, मजदूरी कम थी। वर्किंग कंडीशन फॉर वर्क वर वेरी बैड। जो इनके लिए वर्क कंडीशन थी वो बहुत खराब थी। क्या वर्क कंडीशन बहुत खराब थी? 24 घंटे में इनको 15 घंटा एक ही टांग पे खड़ा रह के काम करना पड़ता था। काम ज्यादा करवाया जाता है, पैसा कम दिया जाता है। दे कुड नॉट रिटर्न बैक टू देयर होम्स इजीली। वो अब वापस अपने घर भी आराम से नहीं आ सकते हैं, इजीली वो अपने घर भी वापस नहीं आ सकते। ये थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है। क्लास 10th में आप लोग ये पढ़ोगे, इंडेंटिव लेबर आप लोग क्लास 10th में पढ़ोगे। क्या होता था कि इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था कि आप मेरी प्लांटेशन में काम करोगे, आप ब्रिटिश के प्लांटेशन में काम करोगे। बर्मा में इनको बाहर बाकी देशों में भी लिया जाता था, श्रीलंका लिया जाता था, बर्मा लिया जाता था, बाकी देशों में लिया जाता था। इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था 5 सालों के लिए। क्या, कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। और इनको प्रॉमिस किया जाता था कि आपको 5 सालों के बाद हम वापस अपने घर छोड़ देंगे और इन 5 सालों में आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी लिविंग कंडीशन मिलेगी, सब कुछ बेहतरीन होगा, वहां क्वार्टर्स अच्छे होंगे, रहने पीने का इंतजाम अच्छा होगा, काम ज्यादा कोई नहीं होगा। यहाँ पे फिर इनको ये बोला जाता था, फिर साइन करवाया जाता था, कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता था। मगर जब ये वहां पहुंचते थे, वहां इनको ऐसा लगता था कि जहन्नम पहुंच गए हैं, वहां पे काम ज्यादा, कोई वर्क कंडीशन अच्छा नहीं है। इनके साथ बहुत ज्यादा गलत होता था। क्या होता था? गलत होता था। इसीलिए मतलब कि ज्यादातर हमने क्या देखा है, ज्यादातर वक्तों में हमने क्या देखा है कि बहुत सारे लोग फिर वापस आए ही नहीं, वो वहीं के होके रह गए। जैसे कि श्रीलंका में है ना तामिल,
श्रीलंका में तामिलिस है, वो हिंदुस्तान के जो प्लांटेशन वर्क करने वहां पे गए थे। इसीलिए मतलब कि वर्क का देना, काम देने का मतलब ये नहीं है कि इनकी जिंदगी में सुधार आ जाए, ये इनकी जिंदगी बेहतर हो जाए। एग्जाम्पल, पीपल फ्रॉम आसाम, संतालस एंड ओरान, फ्रॉम झारखंड, गोंड फ्रॉम द छत्तीसगढ़ वर रिस्ट्रिक्टेड टू वर्क ऑन द टी प्लांटेशन। उनको मतलब रिस्ट्रिक्ट किया जाता था कि किसमें, टी प्लांटेशन में। और इतना ही नहीं, जो टी प्लांटेशन में काम करते थे उनको इजाजत भी नहीं थी कि वो घर जा सके, उनको इजाजत नहीं थी, विदाउट परमिशन उनको गार्डन से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। अगर यहाँ पे हम टी प्लांटेशन करते हैं ना, अगर यहाँ पे हमारे जो मजदूर है, काम करने वाले हैं, वो परमिशन के बगैर इस गार्डन से, इस बाग से बाहर नहीं जा सकते। उनकी तलाशी ली जाती थी, कहीं उन्होंने जेब में ये पत्ते वत्ते तो नहीं भरे हैं, चाय की पत्तियां वत्तियां कहीं उन्होंने जेब में, मतलब कि ये बहुत ज्यादा जालिमाना सिस्टम इनके साथ हुआ करता था। कहते हैं ना कि एक तीर से दो निशान, इनका बराबर ऐसा ही होता है कि एक तीर से ही इन्होंने दो निशान कर लिए हैं। एक तो इन्होंने इनको कहां से निकाल दिया है, जंगलों से निकाल दिया, जंगल अपने लिए साफ कर दिए हैं। दूसरा, इनको लेबर चाहिए थी, इनको मजदूर चाहिए थे, सस्ती लेबर चाहिए थी, ये इनके लिए आप सस्ती में काम भी कर रहे हैं, मजबूर है, करेंगे क्या, बात आ रही है समझ में। इसके बाद रिबेलियन इन द फॉरेस्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हीडिंग, व्हाट कैन बी द रीजन फॉर द रिबेलियन इन मनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। फॉरेस्ट कम्युनिटीज रेबेल्ड अगेंस्ट द चेंजेस दैट वर बीइंग इम्पोज्ड ऑन देम। वो हिंदुस्तान में बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है कि ये जो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड हमने देखा है, जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज है उन्होंने किसके खिलाफ अब आवाज उठानी शुरू कर दी है, जो ये कॉलोनियल है, जो कॉलोनियलिस्ट है, हाँ, इनके खिलाफ इन्होंने अब आवाज उठानी शुरू कर दी है। These rebellion were led by the different leaders in different parts of the country। कोई ना कोई तो इनको लीडर होता ना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में डिफरेंट लीडर्स इनको लीड कर रहे थे, जैसे कि सिद्धू एंड कानू इन संथाल पैरागाना, झारखंड। झारखंड में एक जगह है संथाल पैरागाना, वहां पे कौन लीड कर रहे थे, सिद्धू एंड कानू। बिरसा मुंडा, छोटा नागपुर प्लेटो। बिरसा मुंडा क्लास 8 में भी आप लोगों ने पढ़ा है, विजन ऑफ गोल्डन एज का, विजन ऑफ गोल्डन एज क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा है। बिरसा मुंडा किनको लीड कर रहे थे, छोटा नागपुर प्लेटो में। अलूरी सीताराम राजू ऑफ आंध्र प्रदेश, अलूरी सीताराम कहां पे लीड कर रहे थे, आंध्र प्रदेश में। They all rebelled because of the suppression, injustice and atrocities over them। atrocities क्या होते हैं, जुल्म करना, ठीक है, over them। and most important reason for their rebellion was interference in their forest culture and life। एक तो मेन रीजन क्या था जो ये लोग अब इनके खिलाफ उठ गए हैं, बगावत करनी शुरू कर दी है, क्योंकि इनके साथ क्या किया जाता था, इनको सप्रेस किया जाता था, इनके साथ इनजस्टिस किया जाता था, इन पे एट्रोसिटीज की जाती थी। बात आ रही है समझ में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या था, इन्होंने रिबेलियन क्यों किया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन्होंने इनके घर को छेड़ा है। इनका घर कौन सा है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इनका घर है, इन्होंने इनके घर पे हमला किया है, सिर्फ घर पे ही नहीं, इनके कल्चर पे हमला किया है, इनके लाइफ पे हमला किया है, इनके मजहब पे हमला किया है। इसीलिए अब ये इनके खिलाफ, हाँ, अब ये रिबेलियन कर रहे हैं। वन सच रिबेलियन टुक प्लेस इन द किंगडम ऑफ बास्तर इन 1910। तो एक ऐसी ही रिबेलियन कहां पे हो जाती है, बास्तर में। कब हो जाती है, 1910 में। जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ बास्तर, पहले हम बास्तर को देखेंगे है कहां पे। इंडिया में एक जगह है, एक ट्राइबल एरिया है, पहले हम देखेंगे इसको लोकेट करेंगे हिंदुस्तान में कहां पे। लोकेटेड इन द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साउदर्न मोस्ट पार्ट में है। इट इज बॉर्डर, ये इसका बॉर्डर किसके साथ मिलता है, आंध्र प्रदेश के साथ, उड़ीसा के साथ, महाराष्ट्र के साथ। तो कहां पे है, कहां पे है शबाश, साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। कौन साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में है, बास्तर, हाँ, वेरी गुड। सेंट्रल पार्ट इज प्लेटो, सेंट्रल पार्ट इज प्लेटो। छत्तीसगढ़ प्लेन लाइज इन इट इज नॉर्थ, छत्तीसगढ़ प्लेन कहां पे है, इसके नॉर्थ साइड में। एंड इट साउथ लाइज गोदावरी प्लेन, और साउथ में क्या है, गोदावरी प्लेन है। ये हम देख रहे हैं कि मतलब कि किसके साथ बॉर्डर है, ये कहां पे लोकेट है, एग्जैक्टली कहां पे लोकेट है। साउदर्न मोस्ट साइड से किसके साथ बॉर्डर है, हाँ, आंध्र प्रदेश के साथ है, उड़ीसा के साथ है, महाराष्ट्र के साथ है, ठीक है।
सेंट्रल पार्ट इसका क्या है, प्लेटो है। अच्छा, छत्तीसगढ़ प्लेन कहां से है, नॉर्थ से, एंड इट इज साउथ से क्या है, गोदावरी साउथ से। रिवर इंद्रावती फ्लोज अक्रॉस ईस्ट टू वेस्ट ऑफ बास्तर। जो रिवर इंद्रावती है ये फ्लो करती है ईस्ट टू वेस्ट, कहां में, बास्तर में। बात आ रही है समझ में, द पीपल ऑफ बास्तर। अब हम देखेंगे लोग किस तरह बास्तर में रहते थे। कम्युनिटी सच एज मारिया, मोरिया, गोंड्स, ये कम्युनिटीज के नाम है, ठीक है। मारिया है, मोरिया गोंड्स है, दोरवास है, बातरस है, हलबास है, लिव इन बास्तर। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस बट शेयर कॉमन कस्टम्स एंड बिलीफ्स। अगर जो लैंग्वेज डिफरेंट स्पीक करते हैं मगर इनके कस्टम्स और बिलीफ्स क्या है, कॉमन है, ठीक। दे वर्शिप और किसकी वो इबादत करते हैं, और उसकी इबादत करते हैं, बिकॉज दे बिलीव विलेज वाज गिवन इट इज लैंड बाय अर्थ, ठीक है। क्योंकि इनको लगता था ये सारी जमीनों की मतलब की पूजा करते थे। इनको लग रहा था कि जो हमारे पास ये जमीन है ना, जो हमारे पास एक खेत वेत है, वो किसने हमें दी है, और उसने हमें ये खेती वेती दी है कमाने के लिए। लुक्स आफ्टर अर्थ बाय मेकिंग ऑफरिंग टू ईच एग्रीकल्चरल फेस्टिवल। लुक्स आफ्टर अर्थ बाय मेकिंग ऑफरिंग एट ईच एग्रीकल्चरल फेस्टिवल। अब ये क्या करते हैं, ये इस जमीन की देखरेख करते हैं, इस जमीन की देखभाल करते हैं, और हर एग्रीकल्चरल ईयर में ये एक फेस्टिवल भी मनाते हैं। जिस तरह हम लोग करते हैं ना कि जब धान तैयार होती है, जब पैडी तैयार होती है, फिर फेस्टिवल होते हैं। बात आ रही है समझ में। इसी तरह से जब भी कोई हार्वेस्ट होता था ना, जब भी कोई फसल तैयार होती थी, फिर वो एक फेस्टिवल करते थे, किसके नजर में, ताकि हम क्या करेंगे, हम ऑफरिंग किसको पे करते हैं, औरत को। हाँ, शो रेस्पेक्ट टू द स्पिरिट ऑफ द रिवर्स। किसको रेस्पेक्ट करते हैं, स्पिरिट ऑफ रिवर। गंदगी उसमें नहीं डालते हैं। फॉरेस्ट एंड माउंटेन, ये इनको भी रेस्पेक्ट करते थे, रिवर्स को भी, फॉरेस्ट को भी, माउंटेन को भी। अब मुझे बता दो, अगर इन्हीं लोगों को अब फॉरेस्ट से बाहर निकाला जाता है, जो जिनका बिलीफ ही, जिनका कस्टम ही, जिनकी लाइफ ही, जिनका रिलीजियस ही फॉरेस्ट है, वो कैसे मानेंगे, है ना। ईच विलेज यूज नेचुरल रिसोर्सेज इन देयर विलेज बाउंड्री। इन्होंने फॉरेस्ट को डिवाइड करके रखा था। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे फॉरेस्ट है, इस तरह से फॉरेस्ट है ना। यहाँ पे एक विलेज है, यहाँ पे एक विलेज है, यहाँ पे एक विलेज है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस तरह से फॉरेस्ट को डिवाइड किया है, ठीक है। इस तरह से ये वाला पार्ट ऑफ फॉरेस्ट ये वाले विलेजर्स इस्तेमाल करेंगे, ये वाला पार्ट ऑफ फॉरेस्ट ये वाले विलेजर्स इस्तेमाल करेंगे, इसी तरह से। बात आ रही समझ में। ये हाँ, ये दूसरे के फॉरेस्ट में भी जा सकते थे, मगर इनको एक स्पेशल परमिशन लानी पड़ती थी। अगर ये वाला विलेजर इस वाले फॉरेस्ट में जाएगा, इसको एक परमिशन लानी पड़ती है, या कोई फी भरना पड़ता है, तब ये यहाँ से मतलब कि लकड़ी ला सकते हैं। और एनुअली इनकी मीटिंग भी हुआ करती थी। जो इनके हेडमैनस है, ये जो विलेजर्स के हेडमैनस है, इनकी मीटिंग भी हुआ करती थी कि किस तरह से इन फॉरेस्ट्स को मैनेज करें, किस तरह से इन फॉरेस्ट्स को हम बचा के रख सकते हैं। Each village uses natural forest in their village boundary. In case they use the resource from the other boundary, they use it to pay a small fee called the devsari. अभी जो मैं बोल रहा था कि अगर ये वाला विलेजर इस वाले फॉरेस्ट में कुछ लकड़ी लाना चाहता है, ये ला सकता है, मगर इसको एक छोटा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ फी पे करना है, तो देवसरी देना पड़ता था, या दंड देना पड़ता था, या मैन इन एक्सचेंज देना पड़ता था। यानी एंगेजिंग वॉचमैन टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। हर किसी गांव ने अपनी अपनी तरफ से अपना वॉचमैन रखा था, जो इनके फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। एनुअल हंट में ये क्या करते थे, एनुअल हंट में क्या होता था, एनुअल गैदरिंग में क्या होता था, यहाँ पे ये हर साल गैदर होते थे। ये जो जितने भी विलेजेस यहाँ पे जो ट्राइबल विलेजेस है, इनके हेडमैन एक दूसरे के साथ मिलते थे, एक मीटिंग करते थे और डिस्कस करते थे किस तरह से हम फॉरेस्ट को, मतलब फॉरेस्ट के रिलेटेड इशू जो है इनको किस तरह से सॉल्व कर सकें, ठीक है, और इसका इस्तेमाल कर सके, कैसे कर सके, और हम किस तरह से इन फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। द फियर ऑफ द पीपल। आप लोगों ने समझा कि लोग किस तरह से रहते थे, उनका लाइफस्टाइल क्या थी, उनके रिलीजियस बिलीफ, उनके कस्टम, या क्या उनके अपने जो बिलीफ से वो सारी चीजें क्या थी। अब देखो इनके जहन में एक डर पैदा हो जाता है। वो डर कौन सा था? Colonial government proposed to reserve 2/3 of forest in 1905. 2/3 of forest in 1905 में colonial government यहाँ पे प्रपोज करती है, उसको रिजर्व रखा जाएगा। अगर फॉरेस्ट रिजर्व रखा गया, रिजर्व फॉरेस्ट को किस कैटेगरी में आता है कि वहां पे आप जा भी नहीं सकते, वहां पे आप ग्रेजिंग भी नहीं कर सकते। बैन्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन बैन करी गई है, हंटिंग बैन करी गई है, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस को रोका गया है।
इनको कोई चीज फॉरेस्ट से लाने नहीं दी जाती है। ओनली सम विलेजर्स वर अलाउड टू स्टे ऑन इन द रिजर्व फॉरेस्ट, सिर्फ कुछ ही विलेजर्स को, कुछ ही लोगों को फॉरेस्ट में रहने की इजाजत दी गई है। क्यों इजाजत दी गई है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। So that the forestry department get people for work such as cutting, transporting trees, protecting forest fire। देखो क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पे भी अपने इनकी लालच देखो कि इन्होंने क्या किया है, लोगों को वहां से भगा दिया है, लोगों को फॉरेस्ट में जाने की इजाजत नहीं है, मगर कुछ लोगों को फॉरेस्ट में रहने की इजाजत मिल जाती है। क्यों मिल जाती है कि ब्रिटिश को पता है कि ये बड़े बड़े पेड़ है, ये जो जंगल है, इनको काटना आसान नहीं है, इसके लिए एक प्रोफेशनल होना चाहिए जो इन पेड़ों को काट सकता है। मगर वो प्रोफेशनलिज्म किन के पास है? इन ट्राइबल्स के पास है। इसलिए इनको लालच दी गई कि हम आप लोगों को यहाँ पे रहने देंगे, मगर एक शर्त पे आप लोगों ने हमारे लिए पेड़ काटने हैं। क्लियर हो रहा है? गुड। पीपल ऑफ अदर विलेज वर डिस्प्लेस्ड विदाउट एनी नोटिस ऑफ कंपनसेशन। इन्होंने पूरे गांव ही खाली कर दिए हैं नोटिस के बगैर। पहले तो नोटिस डाल दी जाती है ना कि भाई 10 दिनों में यहाँ से निकल जा, 15 दिनों में यहाँ से निकल जा, नहीं आए और इनको लाठी मार के भगा दिया है। और इतना ही नहीं, उनके घर वहां पे थे, घर उजड़ गए, जमीनें चली गई, सब कुछ चला गया, मगर एक पैसा भी किसी को नहीं मिला है। शाबाश। कंपनसेशन तो मिलती है ना। देखो अगर यहाँ पे गवर्नमेंट हमसे जमीनें लेती है, गवर्नमेंट कहीं पे कंस्ट्रक्शन करती है, सड़कें बनाते हैं, सड़क बनाने के लिए अगर गवर्नमेंट जमीन लेती है, फिर क्या करती है? फिर कंपनसेशन मिलती है ना, पैसा मिलता है ना। अगर किसी का मकान चला जाता है, किसी की जमीनें चली जाती है, फिर गवर्नमेंट उसको पैसे दे देते हैं। मगर यहाँ पे क्या होता है पता है क्या होता है? विदाउट नोटिस आती है, शाम को आ जाते हैं, सुबह को आ जाते हैं, लाठी मार के इनको क्या किया जाता है? भगा दिया जाता है, और एक पैसा भी किसी को नहीं मिलता है। पीपल वर ऑलरेडी नॉट हैप्पी ड्यू टू द इंक्रीज इन लैंड रेंट, डिमांड ऑफ फ्री लेबर एंड फूड बाय द कॉलोनियल ऑफिसर। लोग तो पहले ही खुश नहीं थे, किस चीज को लेके कि जो इनसे ज्यादा रेंट ली जाती थी, इनसे रेंट ज्यादा मांगा जाता था। इतना ही नहीं, इनको बोला जाता था कि हमारे लिए फ्री में काम करो, हमारे लिए फ्री में, मुफ्त में हमारे लिए ये पेड़ काटो, जैसे फोर्स लेबर हो, है ना, बेगर सिस्टम जिसको बोलते हैं। इतना ही नहीं, औरतें बेचारी थक गई थी। ये जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, इनके लिए फ्री में खाना बनाते पीपल ऑफ बास्तर वेर वरीड, इसीलिए पीपल जो बास्तर के लोग हैं वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो गए हैं इन सारी चीजों को लेके। डिस्कशन ओवर द इश्यू एट पब्लिक प्लेसेस, चेंजेस ब्रॉट बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। अब क्या होता है कि जो भी कोई पब्लिक प्लेस है, कोई दुकान है, कोई शेड है जहाँ पे लोग बैठते हैं, जहाँ पे भी मतलब कि भीड़ जमा हो जाती है, वहां पे बस एक ही चीज चल रही है, एक ही डिस्कशन चल रही है कि जो चेंजेस किसने लाई है? कॉलोनियल गवर्नमेंट में। सिर्फ यही डिस्कशन चल रहा है कि इनके साथ कैसे। हाँ, द इनिशिएटिव वाज टेकन बाय द दुर्वास ऑफ कांगर फॉरेस्ट वाया रिजर्वेशन फर्स्ट टुक प्लेस। इनिशिएटिव कहां से लिया गया है? सबसे पहले अब बगावत शुरू कहां से हुई है? दोरावासा कांगर फॉरेस्ट से। दोरावासा कांगर फॉरेस्ट से सबसे पहले बगावत शुरू हो जाती है, जहां सबसे पहले फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट करार दिया जाता है। द रिबेलियन वाज लेड बाय द गंगाधर फ्रॉम विलेज नातिनार। क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो रिबेलियन है उसको लीड कौन कर रहे थे? गंगाधर उसको लीड कर रहे थे। इतना ही नहीं, इन 1910 mango bows and lap of chilies and arrows began circulating between villages to rebel against the British। देखो इन्होंने किस तरह से लोगों को उकसाया है, किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। किस तरह से लोगों को आमादा किया जाता है कि आप लोग किसके खिलाफ लड़े? ब्रिटिश के खिलाफ लड़े। देखो क्या हो जाता है कि ये लोग टूर करते हैं, गांव गांव जाते हैं, क्या लेके जाते हैं? लैंप्स और लालटेन लेके जाते हैं, चिली मिर्च लेके जाते हैं, एरोज तीर लेके जाते हैं, और सर्कुलेट करते हैं विलेजेस में, लोगों को उकसाते हैं किसके खिलाफ? ताकि हम किसके खिलाफ रेबल करें? हम ब्रिटिश के खिलाफ यहाँ से लड़ना शुरू कर देंगे। Every village contributed something to the rebellion expenses। और हर किसी विलेज ने, ये 10, 15, 20 विलेजेस है, इनको एरोज लाने हैं, इनको लाठियां लानी है, इनको बाकी सारा सामान लाना है, जो कुछ भी इन्होंने इकट्ठा करना है किसके खिलाफ लड़ने के लिए? ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए। अगर इसमें सपोज मान लीजिए 100 रुपये का खर्चा आ गया है, इन्होंने इक्वली ये कंट्रीब्यूट किया है, इसमें हर किसी विलेज ने अपना अपना हिस्सा दे दिया है कि मैं इसमें, हाँ बिल्कुल, मैं इसमें पार्टिसिपेट करूंगा, मैं इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा हूं कि हम किस तरह से किनके खिलाफ लड़ेंगे? ब्रिटिश के खिलाफ लड़ेंगे। इतना ही नहीं, फाइनली देयर वाज एन आउटब्रेक
और फाइनली यहाँ पे क्या हो जाता है, अब आउटब्रेक हो जाता है, अब लड़ाई शुरू हो जाती है, बाजार वेर लूटेड, बाजार को लूट किया जाता है, हाउस ऑफ ऑफिशियल एंड द ट्रेडर रॉबर्ट एंड ग्रेन इज रिडिस्ट्रीब्यूटेड, पुलिस स्टेशन इज वेर बर्न, क्या हो जाता है, बाजार उसको लूट किया जाता है, जो हाउसेस ऑफिशियल के होते हैं या ट्रेडर्स के घर होते हैं उनको लूट किया जाता है, जो ग्रेन्स होते हैं उनको रॉब किया जाता है, जो ग्रेन्स पता है ना क्या है, हाँ बिल्कुल, हाँ ग्रेन्स को रॉब किया जाता है, इनको चोरी कर दी जाती है और लोगों में बांट दिया जाता है, पुलिस स्टेशन उसको जला दिया जाता है, पुलिस स्टेशन उसको भी जला दिया जाता है। ये सारी चीजें कौन कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो आप लोगों को पता है, बात आ रही है समझ में। अब जब यहाँ पे लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ या कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ रिबिलियन स्टार्ट किया है, बगावत शुरू करी है, जो कोई हाथ लगा है वो लेके निकल गए हैं, किसी ने लाठी उठाई है, किसी ने ये अर्थन पॉट उठाया है, किसी ने चिल्लीज उठाए हैं, जो कुछ भी इनके हाथ लग जाता है वो ये उठा लेते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा है कि ये किन पे अटैक करते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक करते हैं, पुलिस स्टेशन पे अटैक करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल पे अटैक करते हैं। यहाँ इतना ही नहीं, हमने देखा है कि जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स को लूट लिया जाता है, बाजार को लूट लिया जाता है, बात समझ में। अब यहाँ पे अदले का बदला तो मिलेगा ना, अब ब्रिटिश यहाँ पे थोड़ी चुप रहेगी, ब्रिटिश भी अपनी तरफ से इनको अब सप्रेस करने की कोशिश करेगी। तो ब्रिटिश यहाँ पे क्या करती है, व्हाट वाज द रिस्पांस ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश सेंट ट्रूप्स टू सप्रेस द रिबेलियन, ब्रिटिश अपनी फौज भेजती है इस रिबेलियन को, इस बगावत को खत्म करने के लिए। सराउंडेड देयर कैंप्स एंड फायर्ड अपॉन देम, जहां पे वो रहते थे, जहां पे ट्राइबल लोग रहते थे, बास्तर में जहां पे ट्राइबल लोग रहते थे, इनके कैंप्स को सराउंड किया गया है और चारों तरफ से इन पे क्या क्या चलानी शुरू कर दी, गोलियां चलानी शुरू कर दी, लोगों पे गोलियां चलानी शुरू कर दी, ट्राइबल पीपल को मारना शुरू कर दिया है। पनिशिंग ऑल दोस हु पार्टिसिपेटेड इन द रिबेलियन, जिस किसी ने भी इस बगावत में हिस्सा लिया है, जिस किसी ने भी इस बगावत में पार्टिसिपेट किया है, उन सबों को पनिश करना शुरू कर दिया जाता है, उन सबों को सजा देनी शुरू कर दी जाती है। मोस्ट विलेजेस वर डेजर्टेड एज पीपल फ्लेड इनटू द जंगल, बहुत सारे विलेजेस क्या हो जाते हैं, डेजर्ट हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, क्योंकि लोग डर के मारे कहां भाग रहे हैं, लोग डर के मारे जंगलों में भाग रहे हैं। इसीलिए हमने देखा कि बहुत सारे गांव जो है वो वीरान हो जाते हैं, वो खाली हो जाते हैं। विद इन 3 मंथ्स, 3 ही मंथों में, फरवरी में द ब्रिटिश रिगेन कंट्रोल, फरवरी से मई तक इन्हीं 3 मंथों में, इन्हीं 3 महीनों में ब्रिटिश पूरी तरह से कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लेता है। यानी कि जो भी रिबेलियन कर रहा था उसको या तो सजा दी गई है, या तो वो भाग गए हैं, या तो कोई भाग गया है, किसी को मार दिया जाता है, किसी को अरेस्ट किया जाता है, गांव के गांव खाली हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा है कि 3 महीनों के अंदर अंदर ही ब्रिटिश ने इन सब पे क्या किया है, वापस अपना कंट्रोल जमा लिया है। Was the rebellion failure? क्या ये रिबेलियन फेलियर हो गया? इसका मतलब कि रिबेलियन फेल होगी, ये बगावत फेल हो गई है ना, मतलब कि जाहिरी तौर पर हमारे ध्यान में यही चीज आएगी ना। अब जब ब्रिटिश ने इनको मार भगाया है, किसी को वहां भगाया है, किसी को मार दिया है, किसी को अरेस्ट कर लिया है, बात आ रही है समझ में, गांव छोड़ के चले गए हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे हम देखते हैं कि शायद ये रिबेलियन फेल हो गई है। मगर हम कहेंगे कि हम यहाँ पे बड़ा नो लिख सकते हैं, ये रिबेलियन फेल नहीं हो जाती है। तो क्या हो जाता है इस रिबेलियन में, नो द रिबेलियन वाज अ विक्ट्री फॉर द रेबल्स, ये जो रिबेलियन है ये इन बागियों के लिए, रेबल्स के लिए क्या थी, एक जीत थी। किस तरह से इनके लिए जीत थी, ब्रिटिश डिड नॉट मैनेज टू कैप्चर द गोंडादुर, द लीडर, जिसने बगावत शुरू करी है, जो इस बगावत में, जो इस रिबेलियन में इनका लीडर था, जिसका नाम था गुंडादुर, उसका नाम था, क्या नाम था, गुंडादुर उसका नाम होता है। जो इस रिबेलियन का लीडर होता है वो कभी पकड़ में ही नहीं आया, ब्रिटिश इसको कभी पकड़ ही नहीं पाई। इसीलिए हम कहते हैं कि ये तो ब्रिटिश की जीत कैसे हुई, जब लीडर ही अभी फरार है, जब लीडर ही अभी जंगलों में घूम रहा है, वो कभी भी अपनी पावर को रिगेन कर सकता है और फिर से किन पे अटैक कर सकता है, ब्रिटिश पे। रिजर्वेशन वाज टेम्परली सस्पेंडेड एंड द एरिया टू बी रिजर्व्ड वाज रिड्यूस्ड टू रफली हाफ ऑफ दैट प्लान्ड बिफोर 1910। क्या हो जाता है कि जब ये रिबेलियन हो जाती है, अगर ये इनको मार देते हैं, किसी को गोली चलाते हैं, किसी को जेल लेके जाते हैं, या कोई भाग जाता है, मगर इसके बावजूद भी ये किसको पकड़ नहीं पाए,
लीडर को पकड़ नहीं पाए। इतना ही नहीं, जो इन्होंने रिजर्वेशन रखी थी, जो इन्होंने फॉरेस्ट को, जो एरिया को इन्होंने रिजर्व रखा था अपने लिए कि यहाँ पे सिर्फ हम काम कर सकते हैं, ये जंगल सिर्फ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको टेम्पररी आर्जी तौर पर इसको सस्पेंड किया जाता है और इसको रिड्यूस किया जाता है। जितने भी एरिया को इन्होंने रिजर्व करके रखा था, अगर इन्होंने अभी फॉर एग्जांपल 10 एकड़ को रिजर्व करके रखा था, अब वो 7 एकड़ को ही रिजर्व करके चल रहे हैं। इसको तकरीबन हाफ कर दिया है इन्होंने। अगर अभी 10 एकड़ को 10,000 एकर्स ऑफ लैंड को इन्होंने रिजर्व करार दिया था, अब ये 500 एकर्स ऑफ लैंड को ही रिजर्व करार दे रहे हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, जो इनके प्लान के मुताबिक था 1910 में, जो इन्होंने प्लान किया था कि हम कितनी जमीनों को, कितने फॉरेस्ट को रिजर्व रखेंगे, ये प्लान फिर काम नहीं कर पाए, इनको वो हाफ ही करना पड़ा। और इनमें भी जो ये हाफ कर दिया है, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा इनको पार्टिसिपेट, मतलब अब जिन लोगों को थोड़ा थोड़ा जंगल में जाने की इजाजत दी जाती है। आफ्टर द रेबिलियन के बाद क्या हो जाता है? द स्ट्रगल ऑफ द पीपल डज नॉट एंड हियर। रेबिलियन के बाद भी जो लोगों की स्ट्रगल है, जो इनकी जद्दोजहद है, वो यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है। क्यों? देखो, the practice of keeping people out of forest and reserving them for the industrial use continued after the independence also। किस तरह से, मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो, हम यूं कह सकते हैं कि अगर इंडिया आजाद भी हो गया है ना, अगर हिंदुस्तान को आजादी मिली है, मगर ये जो गरीब लोग हैं, ये जो ट्राइबल लोग हैं, ये अभी भी गुलाम है। ये अभी भी कॉलोनाइज, जो जिस तरह कॉलोनाइजेशन में, जिस तरह कॉलोनाइजर इंडिया में इनके साथ जो ट्रीटमेंट इनके साथ करी जाती थी, वो आजादी के बाद भी इनके साथ वही किया गया है। क्या हुआ है? द प्रैक्टिस ऑफ keeping people out of forest and reserving them for industrial use continued after independence। आजादी के बाद भी जब हिंदुस्तान आजाद हो जाता है, ये जो ट्राइबल लोग हैं, इनको उसके बाद भी जंगलों से बाहर निकाला जाता है, और जो इनके घर है, जो इनके खेत है, जो इनके जंगल है, जहां पे पले बड़े हैं, उसको रिजर्व कर दिया जाता है इंडस्ट्रियल यूज के लिए। इन 1970s प्रपोजल ऑफ वर्ल्ड बैंक, अब देखो वर्ल्ड बैंक कौन सा प्रपोजल करता है? प्रपोजल ऑफ वर्ल्ड बैंक वाज दैट 4,600 hectares of natural salt forest should be replaced by the tropical pine to be obtained plucked for the paper industry। देखो, वापस कहानी वापस आ गई है, रिपीट हो रही है कहानी। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री आई थी, अब इन्होंने बोला कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री गलत है। आजादी के बाद साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में सब, मतलब कि सारी चीजें गलत थी। अब खुद क्या कर रहे हैं? बराबर कहानी वही है ना। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है ना, नेचुरल फॉरेस्ट, इसको खत्म करो, एक ही किस्म का वो पेड़ लगाओ। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है। वर्ल्ड बैंक के कहने पे हिंदुस्तान में 4,600 हेक्टेयर लैंड को क्या किया गया, फॉरेस्ट को क्या किया गया है, साल फॉरेस्ट को काट दिया गया है और वहां पे ट्रॉपिकल पाइन लगा दिए गए। एक किस्म के पेड़ इसको काट दिया और एक ही टाइप ऑफ पर्टिकुलर ये प्लांट को यहाँ पे ग्रो करना शुरू कर दिया। किसके लिए? ताकि वो पेपर इंडस्ट्री के लिए प्लग यहाँ पे बना सके। एनवायरमेंटलिस्ट्स ने आवाज उठाई है इसके खिलाफ कि यार क्या कर रहे हो आप? नेचर को खत्म करके अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आप इकोलॉजी को, आप एनवायरनमेंट को तबाह कर रहे हो, और इसीलिए ये प्रोजेक्ट फिर स्टॉप कर दिया जाता है बाय द प्रोटेस्ट दैट वर लेड बाय द एनवायरमेंटलिस्ट। बात आ रही है समझ में? सिमिलर स्टोरी ऑफ स्ट्रगल कैन बी सीन इन द इंडोनेशिया आल्सो। अब हम देखेंगे इसी तरह की कुछ कहानी इंडोनेशिया में भी हम देखेंगे। अब सुनो, अब हम इसी तरह की कहानी कहां पे देखेंगे? जावा में देखेंगे। हाँ, इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जिसका नाम है जावा। इंडोनेशिया में सबसे बड़ा आइलैंड है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मगर इस आइलैंड में अगर आप देखोगे ज्यादा क्या हुआ करते थे, फॉरेस्ट ही हुआ करते थे। कॉलोनियल रूल इन जावा वाज बाय डच। यहाँ पे नेदरलैंड वाले कौन? नेदरलैंड वाले रूल कर रहे थे, जो स्पीक क्या कर रहे थे? डच एक लैंग्वेज है असल में, क्या है? जिस तरह फ्रेंच लैंग्वेज है, इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज है, कश्मीरी लैंग्वेज है, डच भी एक लैंग्वेज है। अब नेदरलैंड में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी? डच लैंग्वेज। तो डच यहाँ पे इसलिए हम कहते हैं कि जावा में किनका कंट्रोल था? डच का। जिस तरह हिंदुस्तान में ब्रिटिश का कंट्रोल था, जिस तरह हिंदुस्तान को ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया था, इसी तरह से जावा को डच वालों ने कॉलोनाइज किया था, या नेदरलैंड वालों ने कॉलोनाइज किया था। क्लियर है? क्लियर है? क्या पढ़ने वाले हैं? गुड। अब देखो, टुडे जावा इज फेमस एज ए राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड इन इंडोनेशिया।
आज के डेट में जावा बहुत ही ज्यादा फेमस है किसके लिए? राइस प्रोड्यूसर है। इंडोनेशिया में एक इंपॉर्टेंट राइस प्रोड्यूसर एरिया है। बट वंस अपॉन ए टाइम इट वाज कवर्ड मोस्टली विद द फॉरेस्ट। मगर एक दफा की बात है कि अगर आप देखोगे कि अगर आज इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा राइस कहां पे प्रोड्यूस होता है? जावा में। मगर एक जमाना ऐसा था, एक टाइम पीरियड ऐसा था जब पूरे जावा में फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट थे। डच स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन जावा बिकॉज ऑफ टिम्बर टू बिल्ड शिप। अब डच वालों को भी क्या बनाने हैं? जहाज बनाने हैं, समंदरी जहाज बनाने हैं। इसमें भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाता है। सॉरी, जावा में भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाता है। किसके लिए? इनको भी लकड़ी चाहिए होगी, किसके? शिप बनाने के लिए। पीपल ऑफ जावा कालंगास ए कम्युनिटी ऑफ सिक्लेड वुड कटर्स एंड शिफ्ट कल्टीवेशन ऑफ जावा। कालंगास एक ट्राइबल कम्युनिटी है, कहां की? जावा की। जिस तरह यहाँ पे मुंडास के बारे में हमने बात करी है हिंदुस्तान में, इसी तरह से इंडोनेशिया में या जावा में एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिसका नाम है कालंगास। मगर ये क्या थे? ये हुआ करते थे सिक्लर वुड कटर। इनको बहुत हुनर था किसको काटने के लिए? पेड़ों को काटने के लिए। एंड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स ऑफ जावा, और ये क्या करते थे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी प्रैक्टिस करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी हमने समझा है फिर, है ना? Yes, sir. There were few important community that in 1775, देखो कितनी important community थी ये। पहले समझो देखो कितनी important community है ये। In 1755 during the split of माताराम kingdom, वहां पे जो राज्य था जिसका नाम था माताराम किंगडम वहां पे था। ये डिवाइड हो जाता है। माताराम किंगडम के दो हिस्से हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दो हिस्से। पता है ये किस चीज का हिस्सा कर लेते हैं? पैलेसेस का नहीं, जमीनों का नहीं, रुपयों का नहीं, सोने का नहीं, ये हिस्सा करते हैं कालंगा कम्युनिटी के लोगों का। ये थे ना सिक्लर वुड कटर। अच्छा। इनके बगैर पैलेस बनेंगे नहीं, इनके बगैर जहाज बनेंगे नहीं, इनके बगैर जो हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस करते हैं वो बनेंगे नहीं। देखो क्या हो जाता है, इनकी पॉपुलेशन थी कितनी? 6000। अब जब माताराम किंगडम डिवाइड हो जाता है, इनको इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। एक किंगडम को 300 दिए जाते हैं, 3000 दिए जाते हैं, दूसरे किंगडम को 3000 दिए जाते हैं। इनका डिवाइड हो जाता है, लोगों का डिवाइड हो जाता है। इतने इंपॉर्टेंट कम्युनिटी थी ये, ठीक है। बिकॉज दे वर एक्सपर्टाइज इन हार्वेस्टिंग टीक एंड बिल्डिंग पैलेसेस। तो इनके बगैर मतलब ना ही कोई हार्वेस्ट टीक कर सकता था, ना ही ये पैलेसेस बिल्ड हो सकते थे। इतना ही नहीं, अंडर कॉलोनियल पीरियड क्या हो जाता है? Dutch tried to make a Kalangas work under them in 1770. Kalangas resisted by attacking a Dutch fort at Jona, but the uprising was suppressed. अब क्या हुआ? डच वाले इनको अपने लिए काम करवाना चाहते हैं। डच वाले चाहते हैं कि ये कालंगा जो है वो किनके लिए काम करे? हमारे लिए काम करे, हमारे लिए वुड काटे, हमारे लिए लकड़ी या पेड़ों को काट के दे। मगर इन्होंने क्या किया है? इन 1770 कालंगास ने रेजिस्ट किया है। इन्होंने नहीं माना, इन्होंने इनकार किया है किनके साथ काम करने में? डच के साथ। डच कौन थे? वो नेदरलैंड, सॉरी, डच कौन थे? नेदरलैंड के। ये कौन थे? कॉलोनाइजर से, है ना? उन्होंने कब्जा किया हुआ था कहां पे? इंडोनेशिया पे, जावा पे। बात आ रही है समझ में? तो इन्होंने इनको कहा था कि हमारे लिए काम करें। मगर 1770s में इन्होंने बोला कि नहीं भाई, हम आप लोगों के लिए काम नहीं करेंगे। इनके साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया है। और क्या कहां पे अटैक किया है? एक फोर्ट होता है जो कहां पे होता है? जौना में। जौना में एक फोर्ट होता है, इस पे भी अटैक किया जाता है। ये कालंगास वाले इस फोर्ट पे अटैक करते। फोर्ट पता है क्या होता है? कल्ला। हाँ, उस पे अटैक कर देते हैं। मगर ये अपराइजिंग को सप्रेस कर दिया जाता है। यहाँ पे डच वाले उनको खामोश कर देते है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे भी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को इंपोज करेंगे। डच एनेक्टेड फॉरेस्ट लॉज इन जावा। डच ने भी बराबर फॉरेस्ट लॉ कहाँ पे एनेक्ट किए हैं? जिस तरह हिंदुस्तान में है, जावा में। रिस्ट्रिक्टेड विलेजर एसेस टू फॉरेस्ट। लाइकवाइज यहाँ पे क्या हो जाता है? जावा में भी जिस तरह हिंदुस्तान में, जावा में भी इसी तरह से जो कॉमन लोग है, जो लोकल लोग है, उनको भी फॉरेस्ट में जाने की इजाजत नहीं है। इनको भी फॉरेस्ट में जाने से रोक दिया जाता है। किसी को कोई फॉरेस्ट में पाया गया तो इनकी टांगे काट देंगे। क्या काट देंगे? कटिंग ऑफ वुड वाज अलाउड फ्रॉम स्पेसिफिक फॉरेस्ट एंड अंडर सुपरविजन। अब कटिंग ऑफ फॉरेस्ट में यहाँ पे क्या हो जाता है कि लोगों को बोला जाता था कि आप जंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जंगलों में पेड़ काट सकते हो, मगर किसके लिए काट सकते हो? स्पेसिफिक यूज के लिए।
किसके लिए? स्पेसिफिक यूज के लिए। कौन सा यूज? आप घर बना सकते हो, आप लकड़ी वहां पे ला सकते हो, वहां से ला सकते हो जलाने के लिए, आप वहां से लकड़ी ला सकते हो अपने मकान बनाने के लिए, मगर वो भी क्या होगी? अंडर द सुपरविजन ऑफ द डच साइंटिफिक फॉरेस्ट या डच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उनके सुपरविजन में। ठीक। विलेजर्स वर पनिश्ड फॉर ग्रेजिंग कैटल इन द यंग स्टैंड, transporting without a permission or traveling on forest road with हॉर्स कार्ट और कैटल। तो क्या हो जाता है यहाँ पे कि लोगों को पनिश किया जाता था, लोगों को सजा दी जाती थी। किस चीज को लेके उनको सजा दी जाती थी? अगर वो अपने कैटल को ग्रेज करते थे, कहाँ? जंगलों में। मगर कहाँ पे? जहाँ यंग स्टैंड्स होते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे पौधे होते हैं, उस वाले एरिया में अगर ये अपने भेड़ बकरियों को चराने लेके जाते हैं, उनको पनिश कर दी जाती है। इतना ही नहीं, विदाउट परमिशन ये कोई भी चीज फॉरेस्ट से नहीं ला सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर किसी को पाया जाता है कि वो फॉरेस्ट रोड में हॉर्स कार्ट या कैटल के साथ है, उसको भी सजा दी जाती थी। फेमिनिस्ट चैलेंज। फेमिन कौन है? जिस तरह यहाँ पे उस लीडर का नाम क्या था जो हिंदुस्तान में? शबाश। नहीं, लीडर जिसको पकड़ा नहीं गया, और गुंडा डोर। जिस तरह यहाँ पे गुंडा डोर था, इसी तरह यहाँ पे इनका भी अपना एक लीडर है ट्राइबल्स का, जिसका नाम है क्या? सैमन। यहाँ पे रहते थे रैंडो बेल्टंग में, ये रहते थे। यहाँ पे क्या हुआ करते थे? टीक फॉरेस्ट हुआ करते थे। Began questioning state ownership of forest. His argument was that wind, water, earth and wood wasn't created by state. Created by, therefore state should not own it. तो ये क्या कहा करते थे? इसका अपने ख्याल क्या थे? इसका क्या आर्गुमेंट था? ये कहा करते थे कि जो ये चाहे विंड है, वाटर है, अर्थ है, वुड है, ये तो किसी इंसान ने नहीं बनाए हैं, ये किसी स्टेट ने नहीं बनाए, ये गवर्नमेंट ने नहीं बनाए, ये अल्लाह ताला ने बनाए, ये ऊपर वाले ने बनाए हैं। अगर ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने नहीं बनाई है, स्टेट ने नहीं बनाई है, तो इनका कोई हक नहीं है इस पे कंट्रोल करने का। ये किस तरह से दावा कर सकती है कि ये वाला फॉरेस्ट ये मैं रिजर्व करता हूं, ये सिर्फ मेरा है, यहां पे आप लोग नहीं जा सकते। जब खुदा ताला जिसने ये फॉरेस्ट बनाए हैं, जिसने ये हवा बनाई है, जिसने ये जमीनें बनाई है, जब वो हमें नहीं रोकते हैं यहाँ उधर इधर घूमने में, यहाँ पे वंडर करने में, रोम करने में, जब वो हमें नहीं रोकते हैं जिसने ये बनाए है, आप लोगों ने तो इसको बनाया भी नहीं है, आप किस तरह क्लेम कर सकते हो? इसकी ओनरशिप आप किस तरह ले सकते हो? बात आ रही है समझ में? इतना ही नहीं, soon his areas turned into a widespread movement led by his son-in-law. इसके जो एरियाज है बहुत ही जल्द, इसके एरियाज एक बहुत बड़ी मूवमेंट बन जाती है जिसको लीड कर रहे थे इसके सन-इन-लॉ, इसके दामाद। हाँ, फेमिनिस्ट आप कौन होते हैं? फेमिनिस्ट those people who followed the areas of famine. अब जो इनके विचारों पे मानने वाले हैं, protested by laying down on their land when the Dutch came to survey it, while others refused to pay tax or fine or perform labor. तो क्या हो जाता है यहाँ पे? इन्होंने पता है किस तरह से इसको रोका है, किस तरह से प्रोटेस्ट किए हैं। इनका अंदाज क्या था प्रोटेस्ट करने का? जब डच वाले इनके जमीनों को सर्वे करने आते थे ना, नापने आ जाते थे, वहां पे पेड़ देखने आ जाते थे, कौन कौन सा पेड़ यहाँ पे, कितनी जमीनें हैं, ये क्या करते हैं? ये लेट जाते थे अपनी जमीनों पे, पहले हमें मारो उसके बाद हमारी जमीन ले लो। कुछ लोगों ने क्या किया है, उन्होंने बोला कि हम टैक्स पे नहीं करेंगे गवर्नमेंट को, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है हम इनको टैक्स नहीं देंगे। कुछ लोगों ने बोला है कि हम फाइन ही नहीं देंगे। फाइन किस लिए होता था? कि अगर वो इलीगली ट्रांसपास करते थे, इलीगली फॉरेस्ट में जाते थे, कैटल को ग्रेज करवाते थे, लकड़ी लाते थे, बात आ रही समझ में? उसके बाद फाइन देना होता था। इन्होंने बोला कि हम कोई फाइन वाइन नहीं दे रहे, ना ही हम आप लोगों के लिए कोई काम करेंगे, ना ही हम आप लोगों के लिए क्या करेंगे, कोई काम करेंगे। बाय 1907 3000 families were following his ideas. किसके आइडियाज? सैमनिस के आइडिया। तकरीबन 3000 फैमिली सब फॉलो करते हैं। लेक्चर यहीं से स्टार्ट किया था कि जो जावा है ये इंडोनेशिया में लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस है। जावा क्या है? लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस है। मगर कुछ समय पहले, कुछ वक्त पहले जावा पूरा कवर था किसके साथ? फॉरेस्ट के साथ। अब वो फॉरेस्ट किस तरह से कट जाते हैं मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाता हूँ। वो फॉरेस्ट कहाँ से कट जाते हैं? वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन। वॉर से डिफॉरेस्टेशन हुई है, जंग की वजह से डिफॉरेस्टेशन हुई है। इमेजिन कर सकते हो कैसे जंग में डिफॉरेस्टेशन कैसे होगी?
शिप्स बनाएंगे, है ना। यहाँ पे सिर्फ शिप्स ही नहीं है, और यहाँ सिर्फ शिप्स पैलेसेस ही नहीं बनाए जाते हैं, उससे फिर कितनी डिफॉरेस्टेशन हो जाती है, यहाँ पे मास डिफॉरेस्टेशन हो जाती है। मैं समझाता हूँ कैसे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकंड वर्ल्ड वॉर हैड अ मेजर इंपैक्ट ऑन द फॉरेस्ट। जो ये जंग हुए हैं, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, सेकंड वर्ल्ड वॉर है, इसकी वजह से फॉरेस्ट पे बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ जाता है। इन केस ऑफ इंडिया, कटिंग ऑफ ट्रीज एबंडेंटली फॉर वॉर नीड्स। इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो वॉर में जो चीजें, जो सामान हमें बनाना होता है, चाहे गन बनाने होते हैं उसमें भी लकड़ी का इस्तेमाल होता था, जहाज बनाने हैं उसमें लकड़ी का इस्तेमाल होता है, ये बाकी सारी जो वॉर लाइक मटेरियल्स होते हैं, वो बॉक्सेस वगैरह बनाना है, उनके लिए वुड का इस्तेमाल होता है, तो जंगल काट दिए जाते थे। इतना ही नहीं, इनके साथ जावा एज ए जापानीज वर गोइंग टू ऑक्युपाई द रीजन, एज ए जापानीज वर गोइंग टू ऑक्युपाई द रीजन। अब यहाँ पे कौन कब्जा करने वाला है? जापान। कब्जा कौन किया हुआ है? डच। शाबाश। हाँ, नेदरलैंड यहाँ पे कब्जा किया हुआ है। अब यहाँ पे कब्जा करने वाले कौन है? अब वो जापान यहाँ पे कब्जा करने आ रहा है। डच फॉलोड द स्क्रॉचेड अर्थ पॉलिसी। स्क्रॉचेड अर्थ पॉलिसी क्या होती है मैं समझाता हूँ। डच को लगा कि जो जावा में फॉरेस्ट्स है, जो जावा में क्या है? फॉरेस्ट्स है, हम इन फॉरेस्ट्स का इस्तेमाल करते हैं समंदरी जहाज बनाने में। क्या बनाने में? समंदरी जहाज बनाने में। इनको लगा कि अब कौन यहाँ पे आ रहा है? शाबाश, जापानी। अब जापान वाले यहाँ पे आएंगे, वो यहाँ पे जंगल काटेंगे, लकड़ी काटेंगे और क्या बनाएंगे? समंदरी जहाज बनाएंगे। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने सारे जंगलों को जला दिया है, इन्होंने जंगलों को ही जला दिया है डच वालों ने। ठीक है, जो इनके बड़े बड़े कारखाने हुआ करते थे, कारखानों को तहस नहस कर दिया, उनको नेस नाबूद कर दिया, उनको जला दिया जाता है। जो जितने भी लॉग्स इन्होंने जमा करके रखे थे, जितनी भी लकड़ी इन्होंने जमा करके रखी थी, वो सारी लकड़ी भी जला दी, जंगल जला दिए, सब कुछ तहस नहस कर दिया। यानी कि जंगलों के जंगल यहाँ पे खत्म हो जाते। उसी को कहते हैं स्क्रॉचेड अर्थ पॉलिसी। ठीक है, पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया है किनको? फॉरेस्ट को। स्क्रॉचेड अर्थ पॉलिसी, डच कॉलोनियल ऑफशोर, देखो क्या हो जाता है? डच कॉलोनियल ऑफशोर डिस्ट्रॉयड सामिल। सामिल क्या होती है? वो लकड़ी की मशीन, इनको तबाह कर देते हैं। बर्ड ह्यूज पाइल्स ऑफ गैंट टीक लॉग, जो ह्यूज पाइल यानी कि आसमानों तक, ऐसे कह सकते हैं ना कि आसमानों तक नजर नहीं, इतने ज्यादा लॉग से ऐसा लग रहा था कि वो आसमानों को छू रहे। ठीक, उनको भी जला दिया है। सो दैट द जापानी शुड नॉट गेट देम, इसी ताकि जापानीज को ये नहीं मिलने चाहिए। एट द सेम टाइम जापानीज आल्सो एक्सप्लॉइटेड द फॉरेस्ट रेकलेसली फॉर वॉर इंडस्ट्रीज। अब जो चीजें बची थी, जो फॉरेस्ट बचे थे, अब जापान यहाँ पे कब्जा कर लेता है जावा में। जो फॉरेस्ट था बच गया था, वो किसने काटा? जापानीज लोगों ने। विलेजर्स यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड कल्टिवेबल लैंड, दिस ऑल लीड टू ह्यूज डिफॉरेस्टेशन। तो विलेजर्स ने क्या किया? विलेजर्स को लगा कि शायद हमें इससे फायदा मिला है, तो अब जंगल खत्म हो गए हैं, वहां जंगल है ही नहीं, जमीन तो वहीं पे रह जाएगी ना, जमीन मत खत्म हो जाएगी, जंगल खत्म हो गए, पेड़ खत्म हो गए, यानी कि अब जमीन साफ हो गई। तो लोगों ने कहा कि चलो क्यों ना हम इससे कल्टीवेशन करें, इस पे दां ही उगा दें। इसलिए राइस कल्टीवेशन बन गई, यहाँ पे राइस कल्टीवेटर ये लोग यहाँ पे बन गए, क्योंकि अब सारी जमीन पे इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? जो कभी फॉरेस्ट हुआ करते थे, अब वो पैडी फील्ड बन जाते। Since 1880s, government across Asia and Africa realized that the conflict of scientific forestry and conservation of forest is important than the collecting timber became more important goal. तो यहाँ पे क्या लगा है कि 1980s के ऑनवर्ड्स में गवर्नमेंट को, जो अपनी अपनी गवर्नमेंट सब बन गई है, उनको ऐसा लगा कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है, ये कहीं ना कहीं पे ज्यादा इफेक्टिव है। जहाँ किससे ज्यादा इफेक्टिव है? जो ये लोकल यहाँ पे टिम्बर कलेक्ट करते हैं ना, जंगलों से लकड़ी कलेक्ट करते हैं जलाने के लिए, मकान बनाने के लिए जो टिम्बर कलेक्ट किया जाता है। तो इन्होंने सोचा कि जो ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है, इससे ज्यादा नुकसान हो जाता है। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री से ज्यादा नुकसान हो जाता है किसके कंपैरिजन में? कलेक्शन ऑफ टिम्बर, लोकल यहाँ पे टिम्बर को कलेक्ट करके। ये समझ आया ये कॉन्सेप्ट क्या है? गवर्नमेंट इसको लगा कि लोगों का टिम्बर कलेक्ट करना इतना नुकसान नहीं करता है जितना नुकसान हमें किसकी वजह से हुआ है? शाबाश, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की वजह से हुआ है। हाउ दिस कुड बी डन? अब ये किस तरह से किया जा सकता है? पीपल हु लिव नियर फॉरेस्ट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द कंजर्वेशन। अब जो हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन करेंगे ना, उसमें हमें लोकल लोगों का इंक्लूड करना जरूरी है।
उसमें जो वहां पे लोकल कम्युनिटी है उनको कंजर्वेशन में इंक्लूड करना जरूरी है, क्योंकि वही लोग हैं जो इन जंगलों की देखरेख करेंगे, जो इन जंगलों की देखभाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पीपल प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट इन द नेम ऑफ स्क्रैड ग्रोव एज वी हैव सीन इन द केस ऑफ बास्टर। तो सैक्रेड ग्रोव्स क्या होते हैं कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है कि इनके लिए जो पेड़ है, जिस तरह हिंदुइज्म में जिस तरह बरगद के पेड़ को पूजा की जाती है, इसी तरह से ये लोग पेड़ों को पूजा करते थे, ये पेड़ों को खुदा मानते थे। अब जो पेड़ों को पूजा करते, पेड़ों को अपना मजहब मानते हैं, क्या वो इन पेड़ों को काटने की इजाजत दे सकते हैं? क्या वो इन पेड़ों को काटने देंगे? नहीं ना। इसीलिए इनको लगा कि हमें क्या करना चाहिए, जो लोकल पीपल है हमें इनको इंक्लूड करना चाहिए किसमें, फॉरेस्ट कंजर्वेशन में। ठीक है, इतना ही नहीं, विलेजेस पेट्रोलिंग देयर ओन फॉरेस्ट, ये विलेजर जो होते हैं ये अपने फॉरेस्ट एरिया में पेट्रोल करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, देखभाल करते हैं, नजर रखते हैं कि कहीं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई यहाँ पे फॉरेस्ट काटने तो नहीं आ रहा है, वो इस तरह से इनको बचा सकते हैं। दिस ओपन अप एन अपॉर्चुनिटी ऑफ थिंकिंग ऑफ डिफरेंट टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इस तरह से एक नया सिस्टम ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक चीज हमारे सामने आ गया है, इस सारे यूनिट को पढ़ने के बाद हम एक चीज, ये चीजें एनालाइज कर सकते हैं यहाँ पे कि इसका फायदा क्या हुआ है इस वाले यूनिट को पढ़ने के बाद। तो हम यूं कह सकते हैं कि हमने देखा है कि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हुई है, इतनी ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हुई है जिसकी वजह से आज जो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती है, जो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं पे किसकी वजह से, इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से है। और हमने देखा है कि किस किस तरह से डिफॉरेस्टेशन हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लास्ट में हमें यहाँ पे समझ आ गई है वो क्या है कि जो लोकल कम्युनिटी है, जो हम पीपल है, जो हम आम लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है, ये हमारे कंधों पे ये जिम्मेदारी है कि हम अपने फॉरेस्ट को बचाएं। तो जिस वक्त ऑल अबाउट द यूनिट आप लोग देखते रहें, लाइफ प्लेजर एंड स्टडी, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना थैंक यू।